देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके असैसिनेशन की या उनके हत्या करने की तैयारी थी और उस पूरी षड्यंत्र को तो आपने नाकाम किया। क्योंकि AK-47 थे, एक्सप्लोजिव था, तो बड़े पैमाने पर वहाँ पर प्लॉट था कि अहमदाबाद में कुछ इस तरह से किया जाए। आपने मालेगांव जो ब्लास्ट हुए उस ब्लास्ट को भी आपने जांच की और उस ब्लास्ट के टाइम पर एक नया टर्म कॉइन हुआ भगवा आतंकवाद। क्या आप बिलीव करते हैं कि भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज थी? There is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism. हमेशा पहले कहते थे टेररिस्ट मुस्लिम ही क्यों होते हैं, उसको काउंटर करने के लिए कि देखो ये भगवा आतंकवाद इस तरह से हो गया था और ये हाईएस्ट लेवल पर शुरू हुआ था। एक बुक भी लिखी गई हु किल्ड करकरे, उसमें सारा का सारा ये है कि ये सारा का सारा IB का ऑपरेशन था 26/11 और जिसका मोल आपको बताया गया, जिसमें मुझे कहा गया कि मैं VT स्टेशन पर या वहाँ पर जो गया था मैं मोल था, आई वाज फैसिलिटेटिंग। आपने जिन आरोपियों को पकड़ा मेरे ख्याल से 9 थे, वो सारे मुस्लिम थे और बाद में जब उसी को NIA जांच करती तो सारे हिंदू लोगों को पकड़ लिया गया। अगर मान लीजिए कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता और जिस तरह से उनके हाथ में वो कलेवा बंधे हुए थे और सब के सब थे, भगवा आतंकवाद है, इसका फायदा उठा करके ISI ने, पाकिस्तान ने इस मौके को तलाश करके उनको हिंदू टेररिस्ट बना करके 10 लोगों को यहाँ 26/11 अटैक के लिए भेजा और ये उसमें बिल्कुल फिट हो जाता अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता। तो आप जब ये काम जांच कर रहे थे मालेगांव ब्लास्ट का, आप पे पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा? छगन भुजबल साहब जो है लगातार दबाव बनाए हुए थे कि बाला साहेब ठाकरे को गिरफ्तार करो 93 के दंगों के बाद। आपको 2010 में ATS प्रमुख के पद से हटा दिया गया और जिस तरीके से हटाया गया वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। क्या उसके पीछे सिर्फ ये वजह थी आपने जो RSS के लीडर हैं इंद्रेश कुमार जी, उनको अरेस्ट करने से मना कर दिया था? लोगों ने तो मुझे RSS का आदमी ब्रांड करके RSS का आदमी ब्रांड करके मैं आपको यहाँ एक छोटी सी और बताऊँ, अभी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको उसको भी मिल जाएगा। आप मेरा नाम टाइप कीजिए और प्लस मुजफ्फरनगर राइट्स टाइप कीजिए। अच्छा। तो उसमें आपको मिल जाएगा कि वहाँ पर ये मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि ये मैंने मेरे गांव में भी जब ये हादसा हुआ था उसमें भी कुछ मुस्लिम लोग मारे गए थे कि मैंने यहाँ से वेपन पहुँचाए। शायद यही वजह थी कि आपके बारे में कुछ लोग ये भी कहते कि आप एंटी मुस्लिम थे। अबू सलेम, उसको आपने इंटरोगेट किया कि आपने देखा कि आपके पुलिस के लोग अबू सलेम से पूछताछ कर रहे थे और उसे आंख में आंख मिला के देख नहीं पा रहे। पुलिस स्टाइल में उसको थोड़ा सा फिर वो उसने फिर सारी चीज़ें और संजय दत्त के बारे में तो उसने कहा कि जब वेपन्स आए थे तो वेपन्स है RT के तो वेपन्स को जो स्टॉक था तो उसमें एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा ये ले लूँ इस तरह से वो छांट रहा था। इट वाज लुकिंग लाइक ए टॉय, जैसा को उसने बताते जिस तरह गन्ने के स्टेक में से अच्छा गन्ना कौन सा है ऐसे निकालते हैं, ऐसे वो AK-47 को देख रहा था कि AK-47 अच्छी है, ये अच्छी है, तो उसमें भी अच्छा बुरा वाली बात। और अबू सलेम किस तरह का? He was like a chocolate hero। आपको ये कभी नहीं बोला कि आप भी उत्तर प्रदेश से, मुजफ्फरनगर के हो, मैं भी आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, कुछ तो रहम बर तो हमारे पीछे कहाँ पड़े हुए? तो धीरू भाई ने जब बुलाया आपको तो ही सेड सॉरी टू यू। अभी सर थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी ने कहा कि नक्सल देश में खत्म हो गया है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, धड़ल्ले से बोल सकता हूँ कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। अगर ये कहें कि बिल्कुल खत्म हो गया हो तो थोड़ी जल्दबाजी होगी। कुछ लोग जब किसी कुर्सी पर बैठते हैं या किसी ओहदे को संभालते हैं तो वो उस पद की गरिमा को और ज़्यादा ऊपर कर देते हैं। जब वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, जब वो वर्दी पहनते हैं, उस वर्दी के मान को ऊपर कर देते हैं और अपने काम से ऐसी लकीर खींचते हैं जो कि दुनिया के लिए, देश के लिए नज़ीर बन जाया करती है। आज मैं ऐसी एक शख्सियत, ऐसी एक पर्सनैलिटी का पॉडकास्ट करने के लिए ख़ास तौर पर मुंबई आया हूँ क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो किस्से, कहानियाँ और उनकी जो उपलब्धि है वो खुद तो बताने से बहुत ही कतराते रहे हैं। तो इसलिए हमारा एक दायित्व, हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि आप तक वो बात पहुँचे। आज मैं यहाँ मुंबई में श्री KP रघुवंशी जी के पास यहाँ पे आया हुआ हूँ। सर बहुत बहुत आभार और शुक्रिया कि आपने हमारे लिए थोड़ा वक्त निकाला है और आपसे हम बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो कि यंग ऑफिसर्स को भी सुननी चाहिए कि जब वो काम करेंगे, जब वो वर्दी पहन के देश की जिम्मेदारी उठाएंगे तो उनको कैसे काम करना चाहिए।
सर के साथ बातचीत बड़ी लंबी होगी और इस अभी जो बातचीत होगी उसका मौजू थोड़ा सा ये है कि सर पर एक किताब लिखी गई है, आप देख सकते हैं, ट्रबल शूटर नाम है इस किताब का, द अनटोल्ड एनकाउंटर्स ऑफ आईपीएस ऑफिसर केपी रघुवंशी। इसमें बहुत कहानियां हैं, पुलिसिया जीवन से लेकर इनके व्यक्तिगत जो कैरेक्टर कह सकते हैं कि कैसे जब ऑड्स बिल्कुल आपके खिलाफ हो तो आप खड़े होकर ईमानदारी से अपनी बात रख सकते हैं। इसी क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है सच्चाई का। और मुझे बड़ा ये बताते हुए खुशी हो रही कि इस किताब को लिखा है जितेंद्र दीक्षित ने। जितेंद्र हमारे मित्र हैं, हमने सालों साथ काम किया है और मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति, पुलिस, आतंकवाद और फिल्मी जीवन जो कुछ भी है उसको बहुत गहराई से वो समझते हैं। तो आज इस पर तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस किताब को पढ़ रहा था और किताब से इतर, किताब तो अभी मान लीजिए लिखी गई है, इससे इतर जब मैं आपको पूरे आपके जीवन को, आपके काम को देख रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको 3-4 खानों में मैं जा सकता हूँ। एक तरफ आतंकवाद है जिसके खिलाफ आप निर्णायक लड़ाई लड़ने में आपने काम किया, आप एटीएस के चीफ रहे। दूसरी तरफ नक्सल है जिसके ऑपरेशन के लिए, जिसके लिए आपने C60 फोर्स बनाया, आप गढ़चिरौली से लेकर तमाम जगह रहे। फिर एक तरह अंडरवर्ल्ड का जीवन है यहाँ पे, जिसको भी कंट्रोल करने या जिसको भी आप कह लीजिए शिकंजा कसने का काम आपने किया। और फिर आपकी एक पुलिसिया जीवन जिसमें कि आम लोगों के लिए भलाई का काम करने की भी बात होगी। मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूँ, इसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट जो एक ऑफिसर के तौर पे रघुवंशी जी के लिए था वो कौन सा हिस्सा था? नक्सल्स को कंट्रोल करना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना, या फिर अंडरवर्ल्ड के डॉन्स को काबू करना? देखो, इसमें चूंकि जब एक बार यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो यूनिफॉर्म पहनने के बाद में पुलिस ऑफिसर को कहा जाता है ही जैक ऑफ ऑल। हाँ, तो जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको जिस रूप में आते हैं, क्योंकि सोसाइटी अब क्राइम, बेसिकली पुलिसमैन का काम होता है सोसाइटी में जो एब्रेशंस हैं, क्राइम हैं, उनको कंट्रोल करना और समाज में व्यवस्था रखना, कानून व्यवस्था। अब जिस तरह से सोसाइटी बदलती है उस तरह से चैलेंजेस भी बदलते हैं। ठीक, अगर आपके याद होगा कि नक्सल की हम बात करें तो नक्सल, सबसे पहले नक्सलबारी, नक्सल जैसा कोई वो शब्द है ही नहीं, ये नक्सलबारी से निकला है। इनफैक्ट डिक्शनरी में आप देखने जाएं तो नक्सलिज्म या नक्सलाइट जैसा कोई वर्ड आपको मिलेगा ही नहीं। तो एक ज़माने में बंगाल में शुरू हुआ, वहीं ख़त्म हो गया, और बाद में सब होने के बाद में 10-12 साल बाद में फिर ये आंध्रा से फिर शुरू हुआ। तो जिस तरह से सोसाइटी में उसी हिसाब से अगर आपने देखा होगा, आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद का सबसे पहला जो पैन इंडिया की बात करें उस टाइम, तो सबसे पहले 1992-93 में पर्टिकुलरली जब मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, तब से लोगों को इसका एहसास हुआ था कि इस तरह की बात है। पंजाब का टेररिज्म में आपने देखा है, अभी जम्मू एंड कश्मीर में देख रहे हैं। तो समय के साथ चैलेंजेस बदलता है, तो जिस अधिकारी को जहाँ पोस्टिंग मिलती है तो उस हिसाब से वो काम करता है। क्योंकि नक्सलवाद एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी किसी भी किस्म की, तो और वहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे कुछ ये लगा कि एक शुरू में तो ये लगा कि ये क्या है, और जहाँ पर पब्लिक जिसमें इतनी इन्वॉल्व है और इतनी सपोर्ट कर रही है, विशेष रूप से आदिवासी, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे उस समय नज़र आया। उस टाइम मैं यंग भी था और कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी उसके बारे में। महाराष्ट्र में केवल जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, पूरा गढ़चिरौली समझ लीजिए, थोड़ा सा हिस्सा चंद्रपुर का, थोड़ा सा हिस्सा गोंदिया का, इसमें शामिल, बाकी सब जगह ऐसा कुछ नहीं था। तो सडनली मुंबई से जब मैं सीधा गढ़चिरौली पहुंचा तो मुझे मेरे पूरे करियर का मैं सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग अगर उसको मानता हूं तो वो मुझे नक्सलिज्म का लगता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको चैलेंजिंग लगा कि नक्सल्स को कंट्रोल करने के लिए जब आप गढ़चिरौली गए। अभी सर थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी ने कहा कि नक्सल देश में ख़त्म हो गया है, नक्सलिज्म अब बचा नहीं है, नक्सली नहीं है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नक्सली पूरी तरह से देश खत्म हो गए? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन। हाँ, ये खत्म होने के कगार पर है। ठीक है। लेकिन अगर ये कहें कि बिल्कुल खत्म हो गया हो तो थोड़ी जल्दबाजी होगी। मैं तो समझता हूँ कि अभी कुछ वर्षों तक पुलिस को जहाँ जहाँ पर भी ये इस तरह का मूवमेंट था या इस तरह का न्यूसेंस था, वहाँ पर पुलिस को बहुत ज़्यादा
विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इस तरह का विशेष रूप से, अब ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं होती थी। जैसा आप टेररिस्ट की बात करें तो वो आइसोलेटेड इंसिडेंट होती है, मुंबई में हो गया एक जगह, हो गया फिर बेंगलोर में एक जगह हो गया। ये एक मूवमेंट की तरह चला था, ये 6, 7, 8 स्टेट में, इनफैक्ट अगर कहा जाए तो आधे कंट्री में ये फैल गया था। तो क्यों फैला ये? उसके कुछ कारण थे। उसका कारण था कि वहाँ इस तरह के आंदोलन चलने के लिए वातावरण कंड्यूसिव था, वातावरण फेवरेबल था, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट के फ्रूट्स नहीं पहुँचे थे। वहाँ पर लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कम्प्लीटली नेगलेक्ट किया था। अगर वो एटमॉस्फेयर, वो वहाँ का जो ग्राउंड रियलिटी है, अगर वो चेंज नहीं होती, जैसे कि अब चेंज हो रही है, डेवलपमेंट के फ्रूट्स उनको मिल रहे हैं, तो इस तरह के अगर किस तरह का मूवमेंट होगा तो उसको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी नेग्लिजेंस हुआ तो लोगों को एकदम ये आएगा कि बारे अरे इससे तो अच्छे नेक्सलाइट्स थे, कम से कम जस्टिस मिलता था। और नेक्सलाइट्स जब थे तो उन्होंने ये हमेशा क्लेम करते थे कि डेवलपमेंट भी हमारे कारण से हो रहा है। तो वो भावना उनके मन में नहीं आनी चाहिए कि भाई ये नेक्सल्स के प्रेशर से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा था, या नेक्सल्स के कारण से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर एक्टिव था। अब यहाँ पर नेक्सल नहीं है, तो गवर्नमेंट का और पुलिस की और जितने भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस तरह का जो वातावरण है वो पैदा ही नहीं होने देना। लोगों को मेन स्ट्रीम में रहने की आदत पड़ जाए, लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएं, वो डेवलपमेंट के फ्रूट्स देखें और उनमें स्टेक नज़र आए कि हाँ यहाँ रहने में मुझको, नक्सलाइट्स की तरफ क्यों चले गए थे? लोगों को लगता था कि उनके साथ जुड़ने से उनको फ़ायदा है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, जहाँ उसको फ़ायदा नज़र आता है वहाँ पर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और अगर कुछ आने वाले कुछ वर्षों में अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ ध्यान देता है तो फिर मैं समझता हूँ कि नक्सलिज्म पूरी तरह से खत्म हो सकता है। तो आपने कहा कि अब एक तरह से हम मान लें कि लगभग खत्म होने के कगार पे है, कुछ दिनों में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप पहली बार गए थे गढ़चिरौली, तो मेरी जितनी जानकारी, जितना इस किताब में भी लिखा है कि आप शायद अनविलिंग थे, आप जाना चाहते नहीं थे, यू आर नॉट हैप्पी, इसके बावजूद आप गए। तो उस टाइम पर जब आप गए पहली बार वहाँ पे, तो उसका जरा एक्सपीरियंस उसकी बताइए कि क्यों आप जाना नहीं चाहते थे। जब वहाँ पर गए तो वहाँ की परिस्थिति क्या थी, फिर वहाँ पर किस तरह की शुरुआती दिक्कत, क्योंकि आपको फैमिली भी है, बाल बच्चे भी, उनको भी लेके जाना, उनके बारे में भी सोचना, वो जरा समझाइए उस वक्त के गढ़चिरौली को और वहाँ के नक्सली समस्या को, आप गए जब थे तब। देखो, मैं क्यों नहीं जाना चाहता था, इस पर ये बात भी थोड़ा आपने सही पूछा है। उस वक्त जिस वक्त मैं यहाँ पर पहले थाने कल्याण में डीसीपी रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में मेरा पोस्टिंग और एसपी औरंगाबाद हो गया था, वहाँ पर कमिश्नरेट चल रहे थे। कुछ ऐसी पारिवारिक की परिस्थिति हुई कि मैं वहाँ नहीं जा सका, मेरा मुंबई में पोस्टिंग हो गया। तो मुंबई में मैं डीसीपी आर्म पुलिस था। आर्म पुलिस भी एक ऐसा होता है, क्योंकि ये जिस तरह से आर्म बटालियन होती है उस तरह से नहीं होता। 7,000 की पुलिस फोर्स थी और वहाँ पर मैं अकेला डीसीपी था। तो बेसिकली मुंबई सिटी को जहाँ जहाँ बंदोबस्त चाहिए था वो मैं प्रोवाइड किया करता था। मैं केवल 4 सितंबर अक्टूबर के में, अगर ये कहें तो दशहरा के बाद में 99 में 2000 में मैं जोन में गया था। तो मुंबई अर्बन पुलिसिंग का, मुंबई में के बारे में ये कहा जाता है कि जिसने अर्बन पुलिसिंग सीखनी है तो मुंबई से सीखे। तो मेरा वहाँ पर, और लाइफ कंफर्टेबल थी, यहाँ पर बच्चों के एजुकेशन का था। तो यहाँ से अचानक ऐसी जगह पर जाना जो बिल्कुल मोस्ट वेस्टर्न पार्ट से, मोस्ट डेवलप्ड सिटी, जो फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, जहाँ पर अर्बन पुलिसिंग का एक्सपीरियंस मैं ले रहा था, वहाँ से बिल्कुल मोस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पर के रहने के लिए घर भी नहीं था, जहाँ पर जो जिला था वो जिला पंचायत थी, वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी भी नहीं थी। ऐसी जगह पर मुंबई से वहाँ जाना, और यहाँ पर बच्चों, अब ठीक है बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन बच्चों के आगे एजुकेशन का सवाल था, फाउंडेशन का सवाल था। तो एक ऐसी जगह को छोड़ करके ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पर जाना जिसके बारे में कुछ भी आपको जानकारी नहीं है। मैं भी रिलेक्टेंट था, तो मेरी फैमिली भी रिलेक्टेंट थी। और इसी सारे इरादे से मैंने, जब मुझे बुलाया गया। आपको डर भी लग रहा था कि नक्सलियों के बीच में जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा? नहीं, डर नहीं, मैं एनकाउंटर इन सब चीजों का नहीं, डर नहीं था। जब एक बार पुलिस में आ गए, वर्दी संभाल ली, वेपन अपने हाथ में लिए, था, डर जैसी कोई बात नहीं रहती। अच्छा ना, तो डर बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये था कि वहाँ जाने के बाद में, जिसके सब्जेक्ट के बारे में मालूम नहीं, वहाँ की प्रॉब्लम 6-8 महीने तो उसको समझने में लग जाएंगे, और फिर 2 साल का टेन्योर रहता है, और फिर पूरा का पूरा अपरूट होकर के दूसरी जगह जाना। तो कोई भी अधिकारी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर के अनकंफर्टेबल लाइफ में क्यों जाना चाहेगा? तो बेसिकली यही कारण था। फैमिली भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर जो मुझसे ज़्यादा जो अखबार में पढ़ते थे या जो
पहले मेरे जो वहाँ पर एसपी गढ़चिरौली थे, मेरे बैचमेट भी थे, सत्यपाल सिंह, डॉक्टर सत्यपाल सिंह, वो अक्सर जब मुंबई आते थे तो हमारे घर पे ही आया करते थे, खाना खाते थे, वो बताया भी करते थे। तो मेरी फैमिली को भी लगता था, मेरी वाइफ को लगता था कि ऐसी जगह वहाँ पर जहाँ पर अंदर जंगल जाने के बाद में कभी भी ब्लास्ट होता है, ऐसी जगह क्यों जाने का, और आप ही बच्चे हैं क्या वहाँ जाने के लिए। अच्छा। लेकिन चूंकि सरकार चाहती थी, डीजी साहब हमारे सराफ साहब थे, अभी स्वर्गीय हैं, वो नहीं रहे इस दुनिया में, उन्होंने मुझे बुला के कहा था कि मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जाओ। वो मेरे सीपी भी रह चुके थे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं शुरू में उसको टालने के लिए कह दिया कि साहब मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। बोले कब है ये बात है? नवंबर की। मैंने कहा मार्च में एग्जामिनेशन। ठीक है, मार्च के बाद देख चले जाना। तो मुझे लगता था 4 महीने कौन पोस्ट खाली रखेगा। लेकिन जब मार्च खत्म हो गया तो मुझे फिर बुलाया गया, और मैं फिर जो उन्होंने, मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने कहा आपका ऑर्डर। तो उन्होंने मन से तय कर रखा था इसको भेजना है? हाँ, इसको भेजना है। तो आप जब पहली बार वहां पे पहुंचे तो आपके गाड़ी वाड़ी को देख के सुनने में आया कि बड़ा अजूबा टाइप से लोग देख रहे थे, पता नहीं किस ग्रह का कौन सा प्राणी आ गया है, कहाँ से लोग आ गए, कुछ इस टाइप? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं वहाँ से गया, नेचुरली इतना जरूर था कि लोगों में ये क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा कौन अधिकारी है जिसके लिए यहाँ एसपी की पोस्ट 4 महीने खाली रखी गई, 5 महीने खाली रखी गई। अच्छा। तो जब मैं पहुँचा तो वहाँ जाने के बाद में जो उसमें समझने में समय लगा, लेकिन ज़्यादातर बहुत सारे पुलिस अफसर थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जो मेरे पहले से जानते थे, पहले से काम कर चुके थे मुंबई थाने से, जिनको यहाँ अच्छे रिकॉर्ड के कारण से वहाँ पर भेजा गया था। तो ऐसा कुछ कहना नहीं, पुलिस अधिकारियों की बात नहीं कर रहा था मैं, वहाँ के लोगों की बात कर रहा था जिन्होंने कि विकास देखा ही नहीं होगा, जिन्होंने गाड़ियाँ नहीं देखी होंगी, जिन्होंने इस तरह के जो नहीं, ये पिक्चर थोड़ा सा इस तरह की है कि वहाँ पर गढ़चिरौली में मेरे जाने से पहले ही जो विशेष एक्शन प्लान, स्पेशल एक्शन प्लान महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया हुआ था, ठीक है, उसको लागू हुए भी 1 साल हो गया था। तो उसमें क्या किया था, पुलिस को 100 जिप्सीज और अलग अलग तरह की गाड़ियां प्लस डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिए थे। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी ये पुलिस के ऊपर अटैक, इन्फॉर्मेंट के ऊपर अटैक, ये चल ही रहा था। तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थी और ये प्रेशर भी था कि पहले कहते थे कि भाई पुलिस फोर्स नहीं है इसलिए नक्सल प्रॉब्लम है। तो जब मुझे ब्रीफिंग किया था डीजी साहब ने, वो यही कहा था कि भाई अब प्रेशर इस तरह का है कि लोग ये कहते थे कि भाई वहाँ पर तो पुलिस ही नहीं है, अब वहाँ पर 8 कंपनियाँ SRP लगा दी हैं और अच्छे अच्छे अफसर्स पोस्ट कर दिए हैं, और वहाँ रिजल्ट फिर भी वही है कि जब वो नक्सलाइट्स अपनी मर्जी से जब चाहे पुलिस पे अटैक कर देते हैं, अपनी मर्जी से आदिवासियों को उठा करके पुलिस इन्फॉर्मेंट बता करके मार देते हैं, पुलिस पाटिल को मार देते हैं। तो इस तरह का जो माहौल है, ऐसे माहौल में आपको चैलेंजिंग टास्क दिया जा रहा है, और लोगों की एक्सपेक्टेशन और गवर्नमेंट की, हमारी भी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप वहाँ जाकर कुछ अच्छा करेंगे। तो पुलिस की गाड़ियां तो वहां पर जिप्सी 100 जिप्सी ऑलरेडी सैंक्शन थी। अच्छा, पहले से ही वहां पर थी। अच्छा। वहां पर जो आश्चर्य जो होता था, जो बाहर के अधिकारी जाते थे, मेरे जैसे अधिकारी, उनको देख कर आश्चर्य होता था कि वहां पर अगर आप गढ़चिरौली जिले की आप देखें तो उसकी लंबाई है करीब करीब 360 किलोमीटर जी। एक जिले की लंबाई 360 किलोमीटर, वो आप समझ सकते हैं कितनी होती है। एक तरह से जो मोस्ट ईस्टर्न पार्ट गढ़चिरौली का, महाराष्ट्र का है, वो पूरा एक जिले में था। हालांकि उसकी चौड़ाई कहीं पर 40 किलोमीटर थी, कहीं पर 70 किलोमीटर थी, वो बोतल की तरह जिला था। तो वहां पर ऊपर से नीचे तक जो वो था, तो लोगों को आश्चर्य होता था कि पूरे दिन में 1 या 2 बस ऊपर से नीचे तक जाती थी। बस लोगों ने सब वहाँ के लोकल आदिवासियों ने गाड़ियों में बैठ करके, बसेस में बैठ कर कभी नहीं देखा था। ट्रेन की तो बात ही भूल जाओ। रेडियो वहाँ पर रेडियो स्टेशन था नहीं, टीवी तो उन दिनों में बहुत ही कम जगह पर था, न्यूज़पेपर था नहीं, क्योंकि जो डायलेक्ट है उनकी वो गोंडी और माड़िया थी। तो लोग दुनिया में से बिल्कुल कटे हुए थे। तो जो लोग यहाँ से जाते थे, जो उनको भी देखकर आश्चर्य होता था कि महाराष्ट्र में ऐसी भी जगह है जहाँ पर लोगों ने बसेस नहीं देखी, जहाँ पर लोगों ने गाड़ियों में नहीं बैठ कर देखा, जहाँ पर जो था वो पुलिस की सबसे पहले सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ, दूसरा डिपार्टमेंट वहाँ पर जो थे वो उनके नाम मात्र के लिए प्रेजेंस होती थी, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे PWD हो या दूसरे डिपार्टमेंट। आप जब वहाँ पे काम कर रहे थे गढ़चिरौली में, तो कहा यह जाता है कि बीच में आप पे ये आरोप लगा कि आप नक्सलियों के हमदर्द हैं। हाँ, ऐसा भी वो आया था। हुआ ये था कि जब
मैं चूंकि अर्बन पुलिसिंग का मुझे अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं गांव का रहने वाला हूं, तो मुझे वहाँ गांव में जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो सबसे पहले मैं सबके ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम है क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है। ये मैं समझ गया कि इसका सॉल्यूशन केवल पुलिस से सॉल्यूशन इसका नहीं होता। तो वहाँ पर दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर मान लीजिए वहाँ पर नक्सल्स आते हैं, आके गांव में मीटिंग लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को गालियाँ देते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, और उसके कारण सब ये पुलिस वाले जिम्मेदार हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। तो वहाँ पर जब स्पेशल एक्शन प्लान लगाई गई और उसमें डेवलपमेंट की एक्टिविटी शुरू की, तो ये नक्सल उसको रोकते थे, कॉन्ट्रैक्टर को भगा देते थे, उसको मारते थे, उसको पीटते थे, तो वहाँ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि हमारी पोस्ट बनाने के लिए भी जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको कई कई गुना कीमत दे करके हमने पुलिस पोस्ट वहाँ पर बनाई थी। तो मेरा ये कहना था कि जो अगर मान लीजिए हम लोग पब्लिक से नहीं जुड़ेंगे तो पब्लिक को गवर्नमेंट का या पुलिस का एंगल क्या है, उनको डेवलपमेंट के फ्रूट्स का या दूसरी भी कोई बाजू होती है उसको पता नहीं लगेगा। तो उसके लिए वहाँ उससे पहुँचने के लिए मैंने कुछ दिनों के लिए ऑपरेशन रोक दिया। वो मैंने पूरा जो भी कितने दिनों के लिए रोका होगा? करीब 1.5-2 महीने के लिए ऑपरेशन। अच्छा। सब पुलिस ऑपरेशन रोक दिया। वो भी मैं डीजी साहब को बता करके उनसे परमिशन लेकर के कि मेरा लाइन ऑफ एक्शन ये है कि जिस तरह से बाकी हमारा मुंबई पुलिस मैनुअल होता था पहले, ठीक है, जब केवल मुंबई के लिए नहीं था, वो पूरे महाराष्ट्र गुजरात के लिए था, जब ये मुंबई स्टेट था, बहुत पुराना ब्रिटिशर्स के ज़माने का। तो उसमें विलेज विजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं वहाँ पर तो वो होता ही नहीं था, तो ग्राम भेटी योजना शुरू की थी। गांव में हमारे पुलिस वाले जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनकी अड़ी अड़चन पूछेंगे, उनको कुछ नमक या कुछ ऐसी दवाइयाँ, किसी को बुखार है तो एनासिन, एस्प्रो, इस तरह की दवाइयाँ उनको देंगे, ताकि एक ये आए कि पुलिस केवल नक्सलाइट्स के लिए नहीं आती, हम लोगों की हमदर्द है, ये फीलिंग कैसे पैदा हो। और दूसरा मेरा ये कहना था कि इसके साथ साथ हमारे लोग वहाँ जा करके कुछ अगर कोई पोटेंशियल इन्फॉर्मेंट डेवलप हो सकता हो जो वहाँ के बारे में जानकारी दे सके। और तीसरा ये था कि अगर मान लीजिए वहाँ पर ये नक्सलाइट लोगों को अगर वहाँ डेवलपमेंट नहीं होता और नक्सलाइट लोग जो क्रेडिट लेते हैं कि वो, तो वहाँ के लोगों को इतना कम से कम तैयार करें, अगर वो पुलिस को गाली देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को गाली देते हैं, तो साथ साथ नक्सलाइट्स को भी गाली दें। अगर उनके जो इस तरह की वो बैकवर्ड रहने का के कारण है, वो केवल पुलिस नहीं है, केवल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस करना चाहती है लेकिन नक्सल सब करने नहीं दे रहे। तो अगर इस तरह की एक्टिविटी होगी तो हमको वहाँ पर जन जागरण हमने मेला व शुरू किया, जनता को जागृत करना। वहाँ पर हमने हम पीछे रहते थे, वहाँ के लोगों को थोड़ा आगे किया और हमने उनको कहा कि अगर तुम पुलिस को गाली देते हो दो, उनको विश्वास में लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन को गाली देते हो दो, लेकिन साथ साथ नक्सलाइट्स को भी दो। केवल पुलिस को गाली देने से, नक्सलाइट्स के गाली देने से तो कम से कम जो बाकी जनता है उनको पता तो लगे कि उनके डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वहाँ पर तो स्कूलिंग या एजुकेशन जैसी कोई चीज़ थी जो किसी ने बता दिया, उनकी भाषा में उसी में यकीन करते थे। तो इस बात को लेकर के लोगों को ये लगा कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई पुलिस को भी गाली दो, एडमिनिस्ट्रेशन को गाली दो, उतना हिस्सा याद रखा। मैं ये कहता हूँ कि नक्सलाइट्स को भी गाली दो, उस बात को कोई याद नहीं रखा। तो इसलिए थोड़ा सा। तो ये बताइए, ये जब आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का ये मेजर आप अपना रहे थे, तो इसका खामियाजा लोकल आदिवासियों को नहीं भुगतना पड़ा होगा? अगर मान लीजिए पुलिस को गाली देती है तो पुलिस तो गोली नहीं चलाएगी, लेकिन नक्सलियों को गाली देंगे तो नक्सली फिर आके डंडा नहीं बजाएंगे उन पे? बिल्कुल पड़ा था। हमने शुरू में ये एक्सपीरियंस लिया कि हम जो मीटिंग लेते हैं तो जो जहाँ जहाँ हमारी आउटपोस्ट है, मीटिंग बोले थे, हम पीछे रहते हैं, पब्लिक लेती है, तो अपने पोस्ट के आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं उन गांव के लोगों को जागृत किया और उन लोगों को खड़ा किया। और इतना हुआ कि जैसे जनजागरण मेला हुआ। अब जनजागरण मेला में हम लोग क्या करते थे, जना 2 दिन का मेला हुआ करते हैं, तो वहाँ कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर दी, वॉलीबॉल वगैरह का कुछ कर दिया, थोड़ा जैसा भी हॉकी टाइप कुछ तो भी इस तरह का कोई गेम कर दिया, तो जिसमें लोगों में, और फिर उनको जो एक खाने का भी कुछ थोड़ा कर दिया। हमारे पास जो SS फंड वगैरह होता था उसकी मदद से, ताकि जो निगेटिव फीलिंग है वो दूर है। तो जो ही ये मेला में ख़त्म होता था, हम लोगों को पता था कि अब यहाँ नक्सलाइट्स और उनके आदमी जो उनको कनेक्ट करते थे, उनको संगम बोलते थे, संगम के लोग, उन्होंने शब्द दिया था संगम, जोड़ना। अच्छा। आदिवासी को और नक्सलाइट्स को जोड़ने के वहाँ के लोग, तो वो जरूर आएंगे और उनको डांटेंगे। तो हमको 10-15 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती थी कि नक्सलाइट्स लोग आए थे, ग्रुप में आए थे, 2 में आए थे, 3 में आए थे। अच्छा। और लोगों को धमका के गए और आइडेंटिफाई करके गए कि इन लोगों में किसने लीड ली थी। हमको इस बात का अंदाज था, एहसास था, लेकिन उन लोगों को हमने पहले ही मेंटली तैयार कर दिया था कि इस तरह की बात होगी। तो फिर हमको कई दिनों तक वहाँ अपने पोस्ट में रखते थे।
कुछ लोगों को परमानेंटली वहाँ से शिफ्ट कर दिया था। लेकिन ये जन जागरण मिला, मेरे बाद में जो एसपीज आए हैं या जो भी हैं, उन लोगों ने भी इसको आगे जारी रखा। आप जब नक्सलियों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने कई ऑपरेशन किए होंगे, कई बार इनकाउंटर होगा, मुठभेड़ हुआ होगा, तो उसमें सबसे डिफिकल्ट कभी ऐसा हुआ कि आपकी जान पे बनाई थी, आप बाल बाल बचे? देखो वहाँ पर तो ऑपरेशन नहीं करते भी उनका आइडिया क्या होता था, वो वहाँ पर केवल जो प्रेजेंस थी वो केवल पुलिस की प्रेजेंस थी। ठीक है। और पुलिस को वो स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द गवर्नमेंट मानते थे। ठीक। तो जिसके कारण से अगर वो पुलिस को दबा कर रखेंगे, पुलिस को डरा कर रखेंगे, तो उनका बोलबाला चलता रहेगा। तो इस के कारण से हम लोगों ने वहाँ पर प्रोटोकॉल बना दिया था कि जब इंटीरियर में जाएंगे, पहली तो बात है कोई अधिकारी अकेला तो जाएगा ही नहीं, जो सीनियर अधिकारी भी जाएगा मिनिमम 2 से 3 गाड़ियाँ जाएंगी। हमारे पास गाड़ियों की कमी नहीं थी, तो 2 या 3 गाड़ी, मैं भी जब चलता था तो हमेशा 3 गाड़ियाँ होती थी मेरे उसमें। तो जब वहाँ से ये देख करके मैं जब एक जगह पर इसी तरह से हम लोगों ने एक मेलावा ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पर एक आदिवासी स्कूल था उसके पास में, मैं वहाँ पर एक दिन के लिए गया था। मैं सोच करके ये कि मैं एक दिन में आ जाऊँगा, लेकिन मैं वहाँ पर चूँकि वो मुझे थोड़ा सा लगा कि दूसरा काम तो वहाँ उस ज़िले में रहता नहीं था, मैं 2 रात रुक गया वहाँ पर। हमारा SRP का पोस्ट था, तो वहाँ पर ये सारे चल रहे थे गेम वेम, तो उसके बीच में एम्बुश लगा दिया था। तो जब एम्बुश लगा कर उनको मालूम था कि अब यहीं से जाएगा, अब नहीं जाएगा, शाम को जाएगा, 4 घंटे में जाएगा। तो 2 दिनों तक उन एम्बुश लगा कर रखा। फिर उनको लगा कि शायद वो कहीं दूसरे रास्ते से चला गया, लेकिन मैं जब तीसरे दिन लौट कर आया तब उन्होंने वो ब्लास्ट किया था। लेकिन बाई चांस मेरे को ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। वो मैं भी गाड़ी में बदलता रहता था, कभी पहली गाड़ी में, कभी दूसरी गाड़ी में, कभी तीसरी गाड़ी में। लेकिन हाँ, शायद ईश्वर साथ था, तो गाड़ी को भी बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। जो ब्लास्ट था वो गाड़ी ऑलमोस्ट उसको क्रॉस कर गई थी, तो इसलिए जो तीसरी गाड़ी थी उस पर ही हुआ था, और मैं सबसे आगे वाली गाड़ी में बैठा हुआ था। आपके टाइम पे सबसे नोटोरियस कह लीजिए जिस नक्सली को आपने ऑपरेशन में ख़त्म किया होगा, वो कौन था? देखो मैं आपको बताऊं कि मेरे समय में जब मैं जा कर के वहाँ पर शुरू किया तो वहाँ पुलिस फोर्स जंगल में जाती नहीं थी, तो इसीलिए मेरे सामने जो हमने C60 बनाया। जंगल में क्यों नहीं जाती थी? उसका कारण है कि एक तो जंगल में डर था, और दूसरी बात है कि लोगों को ज़्यादा जानकारी, जैसे मान लो हर एक पोस्ट बना रखी थी, पोस्ट में गाड़ी में बैठे चले गए। अब ये गाड़ी में लोग मुझे यहाँ तक फीडबैक दिया था कि आपके लोग गाड़ी में बैठ के जाते हैं और चक्कर लगा के आते हैं, और नेक्स्ट राइट उनसे दूर से देखते रहते हैं, नीचे उतरते नहीं, लोगों से मिलते नहीं। ये ग्राम भेटी योजना शुरू करने का कारण ये था, और C60 भी बनाने का कारण यही था। अच्छा। जब आई तो मैंने देखा कि ये इतना, जब पुलिस फोर्स हो, जिले की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, 8 SRP की कंपनियां लगा दी हैं, और जगह जगह 18-20 आउटपोस्ट बन गई है, इसके बावजूद कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर मैं आदिवासी लड़कों से बात की, उन लड़कों से बात की जो पुलिस में ऑलरेडी भर्ती हो चुके थे, आदिवासी थे। मैंने कहा भाई ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ही बताओ इसको, हम तो यहाँ 2 साल के लिए आए हैं, चले जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि साहब हमको भी आप हथियार दे दो और हमको जंगल में छोड़ दो। अच्छा। तब इससे मुझे आइडिया मिला, यही आइडिया मैंने हमारे DG साहब से शेयर किया, और थोड़ा उनका एक फियर था, और मुझे भी ये लगा कि हमने उनको हथियार दे दिए और ये लोग जंगल में चले गए। तो हमारे AK-47 उस टाइम आई थी, केवल मुंबई को मिली थी, और पहले गढ़चिरौली को मिली थी, और मुंबई पुलिस को मिली थी। तो हमारी AK-47 उस टाइम एक नया सा बिल्कुल जादूगर जैसा वेपन था। अगर उन्होंने वो भी छीन लिया हमारा, तो ये खतरे की बात है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके कुछ लड़कों को छांट करके, उनका विलिंगनेस ले करके, उनकी अलग ड्रेस बना करके, वो फिर DG साहब एक बार आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये कौन लोग हैं? मैंने कहा साहब ये मेरे आदिवासी लड़के हैं जिनका मैंने आपने जिक्र किया था। मैं कितने लोग हैं? मैं 60 लोग हैं। अच्छा तुम्हारे क्रैक 60 हैं? तो उससे मुझे क्रैक 60 जो है वही C60 हाँ, कि ये तुम्हारे क्रैक 60 हैं। बस मुझे उस समय नाम भी मिल गया, और इस तरह से C60। मतलब C60 नाम के पीछे की कहानी है कि वो क्रैक 60 वहां से था। और ये जब हुआ तो फिर अभी तो उसकी स्ट्रेंथ 3000 के आसपास है। सॉरी, अब उसकी स्ट्रेंथ 1900 है। C60 मतलब आज के डेट में उसको C1900 होना चाहिए। हाँ, लेकिन नाम उसका अभी भी C60 है जी। तो ये जो चीज़ है जिसके कारण से ये फोर्स हुई, इनको ट्रेनिंग दिया, जगह जगह दिया। और मैं आपको बताया कि किसी भी प्रॉब्लम को समझने में टाइम लगता है। जब मैं चला वहाँ से, मेरे वो फोर्स तैयार हो गई थी, और उन्होंने रिजल्ट देना शुरू कर दिया था। जब ये धर्मारा बाबा आतरम का किडनैप हुआ, तो उस टाइम ये हमारी C60 फोर्स, उन्होंने बहुत
जबरदस्त बाबा तरीके- आतरम की का जो किडनैपिंग और फिर उसके बाद का जो ओवरऑल पूरा सिनेरियो है वो जरा एक्सप्लेन करके हमें समझाइए कि क्या हुआ था। ऐसा है कि जब 1992 में असेंबली इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट, ये दोनों इलेक्शन ड्यू थे, जी। तो उस टाइम, उससे पहले जो इलेक्शन हुए थे, धर्माराव बाबा आतरम उस टाइम जो जीत कर आए थे, तो उनको उनका आदिवासी लोगों, क्योंकि ये लोग तो नेक्सलाइट्स लोग तो हमेशा इलेक्शन का बाइकाट करते हैं, जी बिल्कुल, वो लोग डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते, तो ये वहाँ पर जीत के आए थे, तो लोगों का ये सोचना था, मानना था, और इतना एक आध बार शायद उनको उठा के लेके भी गए थे, उन्होंने कहा कि भाई हाँ मैं तुम्हारे जो मांगे हैं उनको पूरा करवाने की कोशिश करूँगा। तो लेकिन जब ये इलेक्शन का टाइम आ गया, जब तक कुछ हुआ नहीं, तो इन्होंने धीरे से कि गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने के लिए उन पर, उससे पहले एक शिवन्ना जो पहले वो नेक्सलाइट्स था, वो चंद्रपुर में पकड़ा गया था और वो नागपुर की जेल में बंद था, उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने शिवन्ना के रिहाई के लिए आत्माराम को जो है उन्होंने उठाया। तो ये किडनैपिंग, ये बताइए मुझे, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शुरुआती दौर में ये किडनैपिंग एक तरह से फिक्स मामला था जो कि बाद में बिगड़ गया, ऐसा कुछ था क्या? अब तो जिस आदमी ने किया था वो बहुत बड़ा आदमी नेक्सलाइट्स बन गया था, अभी उसने गढ़चिरौली पुलिस के सामने सरेंडर किया है। अच्छा, अभी लोगों ने उससे बातचीत भी की है, मुझे भी उस टाइम ये लगा था, क्योंकि लोग बोलते थे कि उनसे काफ़ी जंगलों में आना जाना रहता था और वो उनको दुश्मन नहीं थे। और जब लोगों को, जब ये गए तो शुरू में फ्रेंडली किडनैपिंग था, ऐसा लोगों का मानना था। अच्छा। लेकिन हमारे लिए तो वो असली था। अब लेकर के मुझे उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो फोर्स मांगा, जितना फोर्स मांगा उतना देते चले गए। मेरे पास फोर्स को रखने की जगह भी नहीं थी। मेरे पास करीब 20 कंपनियां अलग अलग फोर्सेस की थी, बाहर से ला करके दी गई थी। तो हम लोग उनको 16 दिनों तक हम उनको जंगलों में ढूंढते रहे। हम उनको बाद में पता लगा जब कि हम उनके बहुत करीब से गुजरे, लेकिन उनको इतना डरा कर, वो कुछ बोल भी नहीं सके क्योंकि उनको डरा कर रखा गया कि अगर पहचानते नहीं थे। पहचानते नहीं, दिखना चाहिए ना। अच्छा, कोई दिखा नहीं। जब कोई दिखना चाहिए ना, पहचानते तो सब थे। जब भी कभी पुलिस फोर्स, हमको हेलीकॉप्टर भी हमको मिले थे उस टाइम। अच्छा। लेकिन जब भी हमारी फोर्स उनके करीब से गुजरी तो उनको इतना उनको वेपन लगा दिया जाता, तुमने जरा सी भी आवाज की, क्योंकि वहां पर अगर किसी ने गढ़चिरौली देखा तो बहुत घना जंगल है, तो 50 मीटर तो बहुत दूर होगा, 20 मीटर दूर तक का दिखाई नहीं देता। अच्छा। तो उनको वहां दबा कर रखकर हमारी फोर्स ऐसे चली जाती थी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में। तो मेरे रहते कोई बहुत बड़ा नेक्सलाइट्स वहां पर मारा गया ऐसा नहीं, मारे गए थे, लेकिन कोई बहुत बड़ा ऐसा नेक्सलाइट मारा गया ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, जो फोर्स मेरे आने के 2 महीने के बाद ही उन्होंने संतोष अन्ना को मार गिराया। नहीं, अभी बात आत्माराम की हो रही थी, तो उनको आपने कहा कि 16 दिन तक आप ऑपरेशन करते रहे, सरकार की तरफ से लगातार आपको कहा जाता होगा, ऊपर से पूछा जा रहा होगा कि कितना लगेगा टाइम, क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट है। उस टाइम पर 2 चीज़ बताइए। एक तो पॉलिटिकल आपसे किस तरह के सवाल जवाब किए जा रहे थे, नंबर 1, क्योंकि उस टाइम पे चुनाव की होने वाले थे, तो इसलिए उसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन अलग तरह का रहा होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप लगभग 15-16 दिनों के ऑपरेशन के बाद लगभग, जब आप, मैं कह सकता हूँ कि आप अपने मिशन के कामयाबी की तरफ थे, उससे पहले सरकार ने कुछ अनाउंस कर दिया और आपकी सारी मेहनत एक तरफ हो गई और उसको कंप्रोमाइज़ के तहत रिहा कर लिया गया। यही कहानी है। कहानी यही है करीब करीब। बस इसमें इतना मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्शन डेट डिक्लेयर हो चुकी थी। उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे शरद पवार जी, वो मुझको शाम को डेली फ़ोन करते थे, डेली फ़ोन करते थे कि क्या प्रोग्रेस हुई, क्या। आखिर में आकर के मैंने कहा साहब इंटेलिजेंस मिल रही, हमारे लोग हो जाए। लेकिन जब तक आदमी पकड़ा नहीं जाता, जब तक हम आतराम को छुड़ा नहीं ले जाते, तो चाहे वो हमसे 20 मीटर दूर हो या 200 मीटर दूर हो या 200 किलोमीटर दूर हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो मुझे ये कहा गया था कि आपको किसी न किसी रूप में ये ऑपरेशन हमको सक्सेस चाहिए। इलेक्शन से पहले इलेक्शन डेट आ रही है, यहाँ पर पब्लिक मीटिंग लेनी है और पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक इस बात का दबाव है, क्योंकि आपको शायद पता याद होगा, उससे कुछ ही दिन, उन्हीं दिनों में, उससे करीब 1.5-2 महीना पहले आंध्र में बड़ा किडनैपिंग करके उन्होंने मार दिया था। एमएलए को मार दिया था, एक कुछ ऑफिसर्स की किडनैपिंग कर ली थी। तो लोग, इस बात का डर था कि उनको मार दिया। तो मेरे ऊपर ये प्रेशर था कि टाइम का इतना कंस्ट्रेंट था कि जल्दी से जल्दी
अल्टीमेटली आखिर में आकर के चीफ मिनिस्टर ने मुझसे पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि उनको जिंदा या मुर्दा, अगर इस तरह की बात होती है कम से कम 4-6 नक्सलाइट्स की डेड बॉडी भी साथ में होनी चाहिए, अगर तुम ला सकते हो तो मुझे बताओ। मैंने साहब मैं पूरी कोशिश में हमारे लगा, हम लोग बहुत करीब तक पहुंच गए, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो भी जगह बदल रहे हैं, और लेकिन चूंकि रात के वक्त ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो रात को निकल जाते हैं, तो हम लोग उनके बहुत करीब हैं जैसा हमको। लेकिन अल्टीमेटली फिर ऐसी परिस्थिति आई कि इलेक्शन की डेट चूँकि करीब थी, डिक्लेयर हो चुके थे, जगह जगह पर ये लीडर्स मीटिंग रही थी, तो फिर शासन ने अपने तरीके से उसको उनसे समझौता किया, हम लोगों को ऑपरेशन रोकने के लिए बोला, हम लोगों ने ऑपरेशन रोका। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि हमको उस टाइम पता भी लगा था कि हम बहुत करीब थे। अब चूँकि बहुत करीब का हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, हम उसके कई बार करीब गए, लेकिन हम अगले 24 घंटे में उसको पकड़ने वाले थे या पकड़ सकते थे, ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये बात जरूर थी कि हम लोगों ने जिस तरह से, मेरे पास पुलिस फोर्स थी और हम लोगों ने घेरा, हाँ थोड़ा था, तो हमको लग रहा था कि हमको सक्सेस मिलेगी। लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट इस तरह का, इलेक्शन डेट्स डिक्लेयर हो चुकी थी, तो फिर सरकार ने वो शिवन्ना को छोड़ दिया। उनकी जो और 1-2 छोटी मोटी मांगे थी वो मान ली गई, और जब हमने ऑपरेशन बंद किया तो ऑपरेशन बंद करने के 24 घंटे के अंदर दूसरी रात को हमको मैसेज मिल गया। 5 बजे हमारा आदमी ने आकर बताया, मैं सो रहा था, कि साहब वो आतरम अपने घर पर आ गए। अच्छा, इस तरह का जब होता है फैसला, पॉलिटिकल फैसला हुआ, सरकार का फैसला हुआ, तो पुलिस ऑफिसर क्या डिसअपॉइंटेड फील करता है? आपको लगा कि यार इतनी मेहनत की और बताओ ये हो गया, या ये लगता है कि चलो यार सर से बला टली, 16 दिन से लगे हुए थे, मिल नहीं रहा था, एक पीसफुल सॉल्यूशन निकल गया? देखो ऐसा है कि दोनों तरह की लोगों में फीलिंग आती है, लेकिन जब एज ए लीडर ऑफ द फोर्स, पुलिस फोर्स, जब आप सोचते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को उस टाइम हारा हुआ महसूस करते हैं। अच्छा, हारा हुआ महसूस? हाँ, कि एक जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी और उस जिम्मेदारी को मैं पूरा नहीं कर पाया। मुझे और समय मिलता तो शायद मैं इसको पूरा कर लेता। ये उस पुलिस ऑफिसर का सोच होती है। लेकिन साथ साथ चूँकि प्रशासन और शासन के अपने कुछ कंस्ट्रेन होते हैं, उनकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वो लार्जर चीज़ें को लेकर के चलते हैं। तो उस टाइम शासन को ये लगा होगा कि अगर ये देर होगी तो ये पॉलिटिकली भी उनके अगेंस्ट जाएगा और हो सकता है दूसरे भी उसके इफेक्ट रहे हों, तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। ठीक है सर, एक और इसमें दिलचस्प है, उसके बाद मैं नक्सल से आगे जाऊंगा। हमने पढ़ा और आपको कहीं कहीं सुना भी कि आप जब शुरू में वहाँ पर गए तो वहाँ की डिफ़िकल्टी लोगों को इस तरीके से पता अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आइसक्रीम की, एक तरह से कल बच्चों ने कहा कि आइसक्रीम खाना है, आपने बताया तो पता चला 85 किलोमीटर दूर से आइसक्रीम वहाँ मंगवाए जाने वाला था। देखो ये आइसक्रीम एक सिंबॉलिक तौर पर मैंने बताया था। हकीकत यही थी कि जब यहाँ अब मुंबई से जो बच्चे रह रहे हों जी, और वहाँ पर जाने के बाद में एक पीडब्ल्यूडी का भी, बल्कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक छोटा सा कमरा जिसमें हम रह रहे हों, गर्मी इतनी थी, इट वाज समर, तो बच्चों ने जाहिर की आइसक्रीम के। तो मैं भी जैसा मान आइसक्रीम तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये वहाँ का जो उस टाइम जो गवर्नमेंट के जो एस्टेब्लिशमेंट था गढ़चिरौली में, वो गाँव से दूर था, गाँव ही करो कि ग्राम पंचायत थी, तो वो ग्राम पंचायत थी, लेकिन वहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं था, जो भी था उससे आता था, वो करीब 5-6 किलोमीटर पड़ता था। मैंने कहा गाड़ी है, जाकर के लेके आ जाएगी। तो मैंने कहा भाई आइसक्रीम, कहले साहब आइसक्रीम तो कैसे, मैंने कहा वो कुल्फ़ी ले आओ, कहले साहब वो तो है पहले दिन आपको बोलना पड़ेगा, वो तो चंद्रपुर से आती, तो आज ऑर्डर दीजिए, कल, हाँ कल आएगी, अब तो वो कल ही आ सकती है। तो ये जब सोच करके तो हम लोग भाई ये हुआ कि फ्रिज व्रिज था या नहीं था? नहीं, फ्रिज वगैरह तो थे, लेकिन वहाँ को हम आइसक्रीम को रखना। अब वहाँ डिमांड भी इस तरह की अब हो तो गांव में होती होगी, जो हमको गांव के जो उसका गेस्ट हाउस के चौकीदार था, जो भी बनाने वाला था, उसने कहा साहब आइसक्रीम तो आपको कल आ सकती है, कल आप बोलेंगे तो चंद्रपुर से मंगा लेंगे। सर अभी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने एक बड़ा बीच में रेफरेंस के तौर पे कहा कि जब आप गढ़चिरौली गए उससे पहले आपको औरंगाबाद भेजने की मतलब तैयारी थी और आप किसी पारिवारिक वजहों से नहीं जा पाए। औरंगाबाद में कम्युनल उस टाइम पर हिंसा ज़्यादा थी और मुख्यमंत्री अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस टाइम पर शंकरराव चौहान यहाँ पे सीएम हुआ करते थे। आप गए नहीं, उस टाइम पर महाराष्ट्र के कई जगहों पर ये कम्युनल जिस तरह की बातें चल रही थी वो सरकार के फेवरेबल नहीं थी।
2-3 महीने बाद उनकी सरकार चली गई। आपको कभी लगा कि अगर मैं उन दिनों औरंगाबाद चला जाता, एक जगह पर मैं अपने काम से ऐसा होता कि कम्युनल हार्मनी पैदा कर देता, दंगे रोक लेता, तो शायद सरकार के लिए बेहतर होता, एक अच्छी मैसेजिंग होती और उनकी सरकार बच गई होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उस टाइम तो आदमी जो है होता है वो इतने बड़े उस पर नहीं सोचता। उस टाइम तो मेरे सामने सोच थी, क्योंकि मैं यहाँ कल्याण में था। कल्याण में ईद के दिन वो लोगों ने, मिस्चीवियस लोगों ने, ये पिग सुअर जिसको बोलते हैं, उसको काट के मस्जिद में डाल दिया था। क्योंकि मेरे रिलेशन इतने अच्छे थे मुस्लिम लोगों से, फिर भी राइट नहीं हुआ। तो ये बात शंकरराव चौहान चीफ मिनिस्टर थे, उनके तक पहुंच गई थी। और जब औरंगाबाद में राइट्स हुए उसके तुरंत बाद में ही, ऑलमोस्ट सेम टाइम, आप ये समझ लीजिए कि 10-15 दिन के अंदर ही ये हुए थे। तो उस टाइम अचानक से जब जनरल ट्रांसफ़र का टाइम था, उसी टाइम मेरा फादर इन लॉ को मेरे पास आ गए थे, उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया था, उनका टाटा में ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था मैं। तो उसी टाइम मेरा ट्रांसफ़र वहाँ पर हो गया। तो इस प्रॉब्लम के कारण से मैं वहाँ औरंगाबाद में नहीं जा सका। हालांकि कुछ सीधे मुख्यमंत्री जी के पास पहुँच गए अपनी अर्जी लेके? नहीं, मैंने डीजी साहब को फ़ोन किया। डीजी साहब सोमन साहब थे। हाँ। उनका मैसेज आया एडिशनल डीजी को यहाँ के, उसको रघुवंशी को बोलो तुरंत चार्ज छोड़ करके और यहाँ चार्ज लेगा करके। तो मैं तो उसमें था कि मैं उसको किसी तरह से मिल कर के, मैंने उनको मिला एडिशनल डीजी साहब को। उन्होंने बोला भाई ये तो डीजी साहब का आदेश है आप बोला। तो मैंने कहा साहब मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने कहा वो कुछ मदद करते। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर PV नायक थे। अच्छा। मैं उनके पास गया, उनको जाके बोला। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा जो ट्रांसफ़र ऑर्डर का प्रपोजल आया था वो मुंबई सिटी के लिए आया था, शायद तुमने रिक्वेस्ट किया होगा, लेकिन सीएम साहब ने अपने हाथ से एरो बना करके औरंगाबाद लगा हुआ है, आपको औरंगाबाद सीएम साहब ही इसको बदल सकते हैं। तो मैंने कहा साहब मेरी तो ये परिस्थिति है और मैं तो जाना चाहूँगा, मैं वहाँ दिल से काम नहीं कर पाऊँगा। तो ठीक है, सीएम साहब लौट रहे हैं, आप कल कैबिनेट मीटिंग है, उससे 11:15 बजे आ जाइए, आपकी 5 मिनट मीटिंग करा दूँगा चौहान साहब के साथ। चौहान साहब के साथ। तो मैं अगले दिन पहुँच गया। तो मैं जब चौहान साहब, तो शायद उन्होंने सोचा मेरा सरनेम रघुवंशी है, तो यहाँ महाराष्ट्र में भी रघुवंशी होते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरे से मराठी में बात करना शुरू किया। तो मैंने उनको जवाब दिया हिंदी में कि साहब मैं, बोले तुम जाओ चार्ज, तुम्ही जावा आणि चार्ज घ्या, तिथं मोठ्या प्रमाणे कम्युनल टेंशन चालू है। मैंने कहा साहब मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं नहीं जाना चाहता, उसका कारण ये है। तो उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा है, औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज वहाँ अच्छा है। मैंने साहब वो अगर मैं यहाँ टाटा में ट्रीटमेंट चल रहा है तो फिर लोग तो टाटा में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम घर रख लो यहाँ पर, यू कैन। तो मेरे सामने सारे रास्ते बंद होते जा रहे थे। फिर भी मैंने हिम्मत सी करके उनसे कहा कि साहब मैं अगर जाऊँगा तो मैं आधे मन से वहाँ रह पाऊँगा और ये यहाँ पर रहेंगे। तो ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा ऑर्डर 2 दिन में चेंज नहीं होता तो जाकर चाय लो। तो आई वाज श्योर द वे चौहान साहब का रेपुटेशन था कि वो चेंज वेंज करेंगे नहीं। लेकिन मैं वहाँ से घर पहुँचा ही था, कल्याण में रहता था। मुझे अचानक डीजी ऑफ कंट्रोल से मैसेज आ गया कि मैं AIG से बात करूँ। मैंने बात की तो मुझे बताया गया कि मुझे औरंगाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ऑर्डर्स मॉडिफाई हो रहे हैं। और सुना इसमें फिर आपके जो वरिष्ठ थे वो नाराज़ हो गए आपसे? मेरे ये इंप्रेशन पड़ा कि मैंने जानबूझ करके, औरंगाबाद राइट्स हो रहे थे इसलिए मैं वहाँ गया नहीं। जब मैं चार्ज लेने के लिए मुंबई CP में मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो हमारे CP साहब सराफ साहब थे, उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि वाई डिड यू अवॉइड औरंगाबाद। मैंने साहब मैं अवॉइड नहीं किया, मेरे ये परिस्थिति थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर हम तुमको वहाँ जहाँ नायगांव में वहीं पर टाटा हॉस्पिटल है वहीं पर तुम्हारी पोस्टिंग करते हैं। तो उन्होंने मुझे DCP AP लगा दिया था वहीं पर, आनपुर जिसको मैं बता। अच्छा। हालांकि मेरे लिए फ़ायदा था, वहाँ पर बिल्कुल हॉस्पिटल 300-400 मीटर था। बट DCP AP की पोस्ट जो है ना वो खड्डा पोस्टिंग लोग बोलते हैं नॉर्थ में कि फालतू की पोस्ट मानी जाती है, पनिशमेंट लोग वहाँ जाना नहीं चाहता। अच्छा सर, ये बताइए अभी आप बार बार अपनी जो बात हो रही है उसमें कम्युनल हार्मनी और कम्युनल टेंशन को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए सरकार भी आप पे भरोसा करते कि ये ऑफिसर अगर जाएगा तो चीज़ों को कर लेगा। आप एक जगह की मैं सुन रहा था कि वहाँ पर आपने मतलब लोगों की इच्छा के बगैर, मतलब लोगों से मेरा नेताओं की इच्छा के बगैर आपने कुछ फैसला लिया, फिर उसमें जब पॉलिटिकल अड़चन होने लगी तो आपने डंडे से सुताई भी कर दी थी नेताजी की। वो क्या मामला था? नहीं वो एक्चुअली वो तो कम्युनल नहीं था, बल्कि वो तो इस तरह का था कि जब मैं DCP कल्याण था तो वहाँ पर किसी का भी मर्डर हो जाए, वहाँ राइवलरी बहुत होती, तो कल्याण बंद इस तरह का लोग
कर ही देते थे, जबरदस्ती 2 4 10 लोग इकट्ठे हुए कर देते थे। तो एक बीच में ऐसा हुआ इस तरह के, तो लोग ये बिजनेसमैन मेरे पास आए शॉपकीपर के, भाई सर कुछ कीजिए, ये तो हर किसी न किसी का मर्डर होता है और फिर ये लोग बंद करा देते हैं। मैंने कहा भाई तू हिम्मत दिखाओ, अगर तुम हिम्मत रखोगे तो फिर पुलिस तुम्हारा सपोर्ट करेगी। तो उन्होंने इसी बीच में किसी एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता का मर्डर हो गया। तो मैंने कहा इन लोगों के साथ वो जगह जगह बोर्ड लगा रहे हैं कल्याण बंद कल्याण बंद। मैंने कहा तुम लोगों की मर्जी है मत बंद करो, हम पुलिस लगाएंगे। तो लोग मैं कॉन्फिडेंस आया तो उन्होंने बंद नहीं किया। तो फिर ये हमारे पास आए कि साहब कल्याण बंद नहीं हो रहा है। हमने तो मैंने कहा भाई कल्याण बंद कोई कानून थोड़ी है, अगर लोग बंद नहीं करना चाहते आप जबरदस्ती कैसे बंद करेंगे। उन्होंने ये सब बंद हो, तो वो कहने लगे हम यहाँ से अपनी उनकी डेड बॉडी लेके जाना चाहते हैं। मैंने मना कर दिया, बाजार से कैसे लेके जाओगे। फिर भी अल्टीमेटली उनके एक बड़े नेता ने जो रिक्वेस्ट किया कि 100 मीटर के जगह में आप दे दीजिए। मैंने कहा जिम्मेदारी कौन लेगा, कहना मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। रिटर्न लिखवाया, फिर हमने लिख कर उन्होंने दे दिया हमको। तो वहाँ पर जाए, वहाँ जाते जाते उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने शुरू कर दिया। फिर हमने पुलिस का लाठीचार्ज किया, तो उसमें जो भी सामने आया उसको लाठी लगी। जो भी सामने आए नेताजी को ढूंढ के आपने, वो नेता सुनने में आया कि बाद में बहुत बड़े नेता हो गए। हाँ बाद में तो फिर उन्होंने कभी आपसे कहा कि भाई हमें याद है या कुछ इस तरह का? नहीं, देखो नेताओं लोगों का सबसे जो मैं कहता हूँ कि जो उनका प्लस पॉइंट मैंने देखा है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो लोग बड़े होशियार होते हैं। उनको लगता है काम कैसा, उनको ये मालूम रहता है कि उसने वहाँ रहते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई, जब तक कि उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता। वेस्टेड इंटरेस्ट हो तो बात अलग होती है, अदरवाइज ये लोग जो है ना इस बात को हमेशा, और जब भी उनसे बाद में मिला बड़ी इज्जत से बड़े रेस्पेक्ट से उन्होंने मुझसे मिला। सर हम बात कर रहे हैं इसकी, इसमें एक चीज़ है कि आपने मालेगांव जो ब्लास्ट हुए उस ब्लास्ट को भी आपने जांच की, और उस ब्लास्ट के टाइम पर एक नया टर्म कॉइन हुआ भगवा आतंकवाद। क्या आप बिलीव करते हैं कि भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज़ थी? देखिए भगवा, मेरा तो ये मानना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता जी। मैं आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं ये चीज़ को देखा है। ये तो उस टाइम स्वे होते हैं। अब मैं पहले मालेगांव 1 इन्वेस्टिगेशन जो मैंने किया था, मैं आज भी उस धारणा को, उसी बात को कहूँगा कि उसमें जो आरोपी पकड़े गए थे वो सही पकड़े गए थे और हमारा इन्वेस्टिगेशन सही था। वो बाद में एक पॉलिटिकल रीजन से उसमें उनको डिस्चार्ज करा दिया गया, डिस्चार्ज हो गए। और जो दूसरा जो 2008 का जो मालेगांव पुरोहित वगैरह का नाम आया, जिसमें प्रज्ञा साध्वी का नाम आया था, वो केस भी मैंने ही चार्जशीट किया था। ये एक अलग बात है कि उस टाइम 2026-11 इंसिडेंट हो गई थी, उसमें करकरे साहब जो कि मेरे सक्सेसर थे ATS में, उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेशन किया था। और उसमें जो जब अचानक 26-11 में हो गया और उनको इस हादसे में वो चले गए, तो मुझे वापस ATS का चार्ज दिया। तो मैंने वापस वो इन्वेस्टिगेशन, जो दूसरा केस था वो भी मैंने ही चार्जशीट किया था। और वो उसके चार्जशीट करने का आधार था कि उस टाइम जो एविडेंस इकट्ठा किया गया था, चाहे वो कन्फेशनल स्टेटमेंट हो या सर्कमस्टेंसेस एविडेंस हो या रिकवरी तो उसके आधार पर किया गया था। उस टाइम जो चार्जशीट में किए थे, जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट कागज पर एविडेंस मुझे दिखाई दे रहा था, उसी हिसाब से चार्जशीट किया गया था। लेकिन भगवा आतंकवाद या जो हिरवा आतंकवाद, इस तरह का, चूँकि मैंने अलग अलग केसेस में देखा है, मैं 26-11 भी देखा है, मैंने रेलवे ब्लास्ट भी देखा है, मैंने औरंगाबाद ब्लास्ट भी देखा है, मैंने ये वेपन रिकवरी भी हम लोगों ने की है। तो उसमें जिस तरह से अंडरवर्ल्ड का होता था, अंडरवर्ल्ड का भी कोई रिलीजन नहीं होता था। अब उसमें जब ये दाऊद इब्राहिम था तो छोटा राजन भी उसके साथ था, बहुत सारे हिंदू भी थे, बहुत सारे मुसलमान थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम जब ये 2008 का मालेगांव था, उस टाइम एक हवा सी इस तरह से चल दी थी पॉलिटिकल लेवल पर कि हिरवा वो जिस तरह से हम हमेशा पहले कहते थे कि टेररिस्ट मुस्लिम ही क्यों होते हैं, उसको काउंटर करने के लिए कि देखो ये भगवा आतंकवाद इस तरह से हो गया था। और ये हाईएस्ट लेवल पर शुरू हुआ था, यूनियन होम मिनिस्टर, हालांकि बाद में उनके जो भी कुछ कहना रहा हो, लेकिन उसमें हर चीज़ को उसी तरह से देखा जाने लगा था कि ये भगवा आतंकवाद है। ये तो इतना सब होने के बाद 26-11 का अटैक, जिसमें कसाब को
जिंदा पकड़ने के लिए हमारे एएसआई ओमले साहब ने अपनी जान दे दी, उनको उसको नहीं छोड़ा, सारी दुनिया के सामने पकड़ा गया था। रेलवे में जो जिस तरह फायरिंग करते जगह जगह पर सारी रिकॉर्डिंग थी, उसके बावजूद लोगों ने उस पर डाउट किया कि ये एक बुक भी लिखी गई हु किल्ड कर करे, उसमें सारा का सारा ये है कि ये सारा का सारा आईबी का ऑपरेशन था 26/11, और जिसका मोल आपको बताया गया, जिसमें मुझे कहा गया कि मैं वीटी स्टेशन पर या वहाँ पर जो गया था मैं मोल था, आई वाज फैसिलिटेटिंग आईबी ऑपरेशन। मतलब आप पे ये आरोप लगा कि 26/11 के धमाकों में आप मदद कर रहे थे? नहीं, मेरे उसमें ये था कि हाँ मैं 26/11 के उसमें मैं उस बुक में लिखा। और आश्चर्य की बात यह है कि इतना सब होने के बाद में वो बुक लिखी, लोगों ने वो बुक पढ़ी और कुछ लोगों ने उसके ऊपर यकीन भी किया। पुलिस अधिकारी का ही लिखा हुआ है। यहाँ तक कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने उस बुक का हवाला देते हुए ये कहा है कि वो सारा का सारा भी भगवा आतंकवाद का किया हुआ था। सर, आप बहुत सीरियस बात कह रहे थे। आप कह रहे कि किताब लिखी गई, उसमें रघुवंशी जी को बताया गया कि आईएसआई के मूल के तौर पे काम कर रहे थे, और ये सारे के पृष्ठभूमि और सारे का कनेक्शन 26/11 से एक तरह से जोड़ दिया गया। अब मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब 2006 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ, आपने जिन आरोपियों को पकड़ा, मेरे ख्याल से 9 थे, वो सारे मुस्लिम थे, और बाद में जब उसी को एनआईए जांच करती तो सारे हिंदू लोगों को पकड़ लिया गया। क्या ये पूरा का पूरा जो जेनेसिस एक तरह से हिंदू आतंकवाद है, आपने चूंकि मुस्लिम्स को पकड़ा, दूसरे ने हिंदू को पकड़ा, वहाँ से तार हुआ, और उसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल कहानी जुड़ी हुई थी जिस वजह से ऐसा हुआ? जिस तरह का माहौल उस समय था जी, और जिस तरह की बात हुई थी 2008 के मालेगांव इंसिडेंट के बाद में, ये कर्नल पुरोहित और साधु प्रदा और बाकी लोगों को पकड़ा गया, उसके बाद से तो जो हर चीज़ को भगवे से जोड़ना शुरू कर दिया। मैं आपको बता रहा था कि 26/11 अटैक को जिसको सारी दुनिया ने देखा है, उसके बारे में भी लोगों ने बुक का आरावरण किया, जो बुक लिखी गई और उसमें जो चर्चा हुई, उसके बाद में यहाँ तक के मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से वो बुक लोगों ने बांटी और लोगों ने पढ़ी, अगर मान लीजिए कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता और जिस तरह से उनके हाथ में वो कलेवा बंधे हुए थे और सब के सब थे, ये उस टाइम जो एक तरह से भगवा आतंकवाद है, इसका फायदा उठा करके आईएसआई ने, पाकिस्तान ने इस मौके को तलाश करके उनको हिंदू टेररिस्ट बना करके 10 लोगों को यहाँ 26/11 अटैक के लिए भेजा, और ये उसमें बिल्कुल फिट हो जाता अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता। वो तो कसाब जिंदा पकड़ा गया और उसने सारी कहानी बता दी, किस तरह से वो पाकिस्तान से निकले थे, किस तरह से वहाँ उनको बोट में आ रहे थे, किस तरह से उन्होंने छोटी बोट पकड़ कर उसके ओनर को मार दिया था और उसके इक्विपमेंट वहाँ बोट में पड़े हुए थे। पुलिस ने तुरंत जाकर के उस जो मच्छी मार था उसकी बॉडी भी रिकवर कर ली थी, वहाँ पर उनके इक्विपमेंट भी पकड़ लिए थे, और सारे के सारी जो फिर तो जो पूरी की पूरी कहानी सारी दुनिया जानती है। अगर ये नहीं हुआ होता तो उस टाइम भी ये सारा का सारा भगवा आतंकवाद के ऊपर ही सारा का सारा नैरेटिव चला दिया होता, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट। मतलब आप कह रहे हैं कि 2006-2008 से जो भगवा आतंकवाद शब्द कॉइन किया गया, पॉलिटिकल पार्टी का ही था, साफ साफ कांग्रेस की तरफ से कहा गया था, और उसके बाद जिस तरह से टाइम और चीज़ें आगे बढ़ रही थी और बॉम्बे में, मुंबई पे हमला हो जाता है 26/11 का, उस हमले में कसाब अगर जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो उस बात पर मुहर लग जाती कि आतंकवादी भगवा, और भगवा आतंकवाद जो है बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। बिल्कुल, क्योंकि जो सच्चाई बता, वो अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता और उसने सारी डिटेल नहीं दी होती तो पाकिस्तान तो बात तक कहता रहा कि कसाब हमारा नहीं है, और जिनके हाथ में, जिनकी जब कपड़ों में मिलता है उनके आई कार्ड हैं, सारे हिंदुओं के नाम है, और जिसमें हाथ में जो हिंदू लोग वो पहनते हैं, तो सारे लोग इसी बात को गाते रहते ना, देखो ये तो होता, और फिर उस टाइम यही होता। पुलिस भी टोटली कंफ्यूज रहती कि ये हिंदुओं ने किया है, मुसलमानों ने किया है। ये चूंकि हिंदू और मुसलमान ये जबरदस्ती टेररिस्ट के साथ जोड़ दिए गए। टेररिस्ट होता है चाहे वो हिंदू है मुसलमान, लेकिन उस टाइम का जो माहौल ये पैदा जो किया गया था, जैसा हो रहा था, वो सारा का सारा इसी कहानी पर आ गया। तो आप जब ये काम कर मतलब जांच कर रहे थे मालेगांव ब्लास्ट का, आप पे पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा कि इस तरह से जांच करो, उस तरह से करो, ये गलत आप कर रहे हैं, सारे मुस्लिम्स कैसे, ये भी लोग थे, एनआईए की एजेंसी ऐसे कह रही है? नहीं, एनआईए तो बाद में आई है, एनआईए तो बनी बाद में है। ठीक है। जब 2006 में तो एटीएस ही इन्वेस्टिगेट कर रहा था। मैं यहाँ पर ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि 2006 के केस में भी लोगों ने एलिगेशन किए थे, सरकार ने वो केस सीबीआई को दे दिया था,
2006 का इन्वेस्टिगेशन फिर बाद में 1.5 साल तक सीबीआई ने किया, और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में हमारे इन्वेस्टिगेशन पर मोहर लगाई और उन्होंने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। अच्छा। और बाद में जब ये 2008 का सिलसिला शुरू हुआ और भगवा आतंकवाद की बात हुई, तो ये सारा का सारा नैरेटिव बदल दिया। वो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन भी और हमारा इन्वेस्टिगेशन भी सब कह के यही लोग थे, इन्हीं ग्रुप था, ये करके 2006 में भी उनको चार्जशीट कर दिया। नतीजा ये होगा 2006 में जो लोग पकड़े गए थे वो तो डिस्चार्ज हो ही गए, 2006 का केस भी और 2008 का केस भी, नतीजा आपके सामने है, सब के सब छूट गए, लोग मारे गए, टेररिस्ट अटैक हुआ, एक नहीं दो हुआ, और आरोपी एक भी नहीं है जिसको सजा हुई। आपको पुलिस ऑफिसर के तौर पे ये बात पिंच नहीं करती कि मैंने एक ब्लास्ट हुआ, मैंने जांच की, मैंने आरोपियों को पकड़ा, गुनहगारों तक पहुंचने की कोशिश की, जेल तक पहुंचाया, लेकिन हमारी जो प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस, उसमें सारे के सारे बरी हो गए, ये बात आपको पिंच करती है? हाँ, बिल्कुल पिंच करती है, बिल्कुल पिंच करती है। लोग डाउट करते हैं इस तरह के बाद में। और मैं आपको बता दूं 2006 के केस में तो कर्ण जो पार्टिसिपेंट था वो खुद हो करके एटीएस के पास नहीं आया था, वो खुद हो करके वहाँ लोकल एसपी के पास गया था। शुरू में ये केस 2-3 दिनों तक, 4 दिनों तक लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था। उस टाइम मिस्टर राजवर्धन वहाँ पर एसपी थे और मिस्टर पी.के. जैन आईजी थे। वो उन्होंने जब उन्होंने कहा कि भाई ये सारा का सारा चूँकि एटीएस बनाई था, तो फिर वो हमने केस इन्वेस्टिगेट करके बाकी सब आरोपियों को अरेस्ट किया था। इसमें आप पे सवाल एक ये उठाता, जो कर्नल पुरोहित थे, जो आरोपी बने, कभी आपने उनका सम्मान किया था? देखिए, ऐसा है कि जब एटीएस बना था तो ये पहली बार एटीएस बन रहा था। इसमें ये एक टीम तैयार करनी थी, और मेरा जो और लोगों का जो मानना था, हमको इसको बिल्कुल पैरेलल क्राइम ब्रांच नहीं बनाना था। ठीक है। तो इसमें ऐसे लोगों का एक एक करके सिलेक्शन किया था मैंने, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर भी, इवन एसपी, डीआईजी का, उस हिसाब से जिन लोगों को, जिनका थोड़ा मुझे लगता था कि बहुत अच्छा ये साबित होंगे, क्लीन रिकॉर्ड था, सब कुछ था। तो उस टाइम जो ग्राउंड लेवल के ऑफिसर्स हैं, सब इंस्पेक्टर, वो अंडरवर्ल्ड और क्राइम ब्रांच उसको न छोड़ करके, कि चूँकि टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म एक एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। तो ये कर्नल पुरोहित उस टाइम मेजर पुरोहित थे। अच्छा। और ये इनका यहाँ पर आर्मी इंटेलिजेंस में काम करते थे। आर्मी इंटेलिजेंस के मेजर को बुला करके भाई एक उनका गेस्ट लेक्चर रखना कि उनको किस तरह इन्फॉर्मेंट डेवलप किए जाएं, किस तरह से काउंटर, क्योंकि वो तो आर्मी के लोग तो बॉर्डर पर भी हैं, वहाँ पर भी टेररिज्म का आपने देखा है, चाहे सिख टेररिज्म हो या कश्मीर टेररिज्म हो, वहाँ पर किस तरह से वो सारी चीज़ें को उनका प्रोफेशनल अपग्रेडेशन के लिए मैंने उनको गेस्ट स्पीकर करके बुलाया था। और उनको ही नहीं बुलाया था, मैंने बहुत सारे IB के रिटायर्ड अफसर को भी बुलाया था, जिनको आकर के हमारे लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। कर्नल पुरोहित भी उनमें थे। और जब आते थे तो मेरे पास देने के लिए क्या होता था, एक सर्टिफिकेट में उनको दे अप्रिशिएशन लेटर के भाई आपने हमारे लोगों को आया, आपने ट्रेन किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इट वॉज ए नॉर्मल थिंग। अब कर्नल पुरोहित, अब कौन डाउट करेगा कि मेजर पुरोहित जो है या कोई भी आर्मी का इतना बड़ा अधिकारी टेररिज्म में इन्वॉल्व होगा। तो उस बात को लेकर के भी उस टाइम जब ये भगवा आतंकवाद का था, तो मेरा लेटर वो बार बार टीवी पर, आपके चैनल पर भी दिखाया गया, सबके चैनल पर दिखाया जाता। देखिए किस तरह से फॉर्मर ATS चीफ ने किस तरह से उसको बुला करके, और ये उसका लेटर है, देखिए उनके सिग्नेचर, ये सारी चीज़ देख करके मुझे भी लगता था कि मतलब मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया क्या। उस टाइम का माहौल इस तरह बना दिया था कि लोग इस पर एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया। आपको रिग्रेट हुआ कि बेकार ही बुला लिया था? नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ। मुझे ये लगा कि उसने जो बात की थी, किस तरह कॉन्टैक्ट डेवलप किए जाएं, किस तरह से उनको अगर किस तरह से कॉन्टैक्ट उनसे, ये सारी चीज़ें, इट वाज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड ही वाज ए प्रोफेशनल। दैट इज़ वाई वो बात आर्मी इंटेलिजेंस में क्यों था, वो इसलिए था। इस किताब में एक बड़ा दिलचस्प चैप्टर है, मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में डिटेल में बताइए कि तत्कालीन गुजरात के चीफ मिनिस्टर और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके असैसिनेशन की या उनकी हत्या करने की तैयारी थी, और उस पूरी षड्यंत्र को, उस पूरी कोशिश को आपने नाकाम किया, आपकी टीम ने, पूरी टीम लगी और उसको पूरी तरह से फेल किया। जरा उसके बारे में डिटेल में बताइए, क्या प्लॉट था, क्या साजिश थे, कैसे आपकी टीम ने काम किया? देखो, इसमें ऐसा है, हमारे सामने तो हमको एक वेग सी इंटेलिजेंस मिली थी कि यहाँ पर महाराष्ट्र के नासिक और नांदुरबाग और पूना, इस इलाके से कुछ एक्सप्लोजिव और वेपन्स गुजरात जाने वाले हैं।
ये तो हम लोगों ने, उसका डेट कुछ नहीं थी, उसका टाइम कुछ नहीं था, तो हमने अपना जो मैप वेप स्टडी करने के बाद में 4-5 टीमें बना करके हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था नासिक, औरंगाबाद और उस इलाके में नंदुरबार में 4-5 जगह पर। तो हमारा ऑपरेशन करीब 1 हफ्ता के आसपास चला था, 5 या 6 दिन चला था। तो उस टाइम पर हमको जो अचानक से जो हम लोगों ने टीम लगा रखी थी, उनको एक डाउटफॉल गाड़ी बड़ी तेज़ी से जाती हुई दिखाई दी। उसको हमारे लोगों ने उसका पीछा किया, पीछा करने के बाद गाड़ी पहुंचते पहुंचते दाएं बाएं करते करते औरंगाबाद में पहुंची। अल्टीमेटली हमारी टीम ने उनको ओवर पावर किया और उसमें से एक आदमी हमको निकल के भाग गया। दूसरा आदमी जो पकड़ा गया उसके हेल्प से हमने बाकी सब लोग जो थे पकड़े। और उस टाइम करीब 2,500 से ज़्यादा कारतूस, करीब 16 kg RDX, ग्रेनेड्स और AK-47, करीब 16 AK-47, ये सारे वेपन हमने रिकवर किए। और जो उनकी बातचीत से पता लगा कि उनमें जो मेन आदमी था वो तो उसमें से गाड़ी से भाग गया था। फिर हमने उसी ऑपरेशन में एक दूसरी गाड़ी भी सीज़ की थी, वो हमने मालेगांव से सीज़ की थी। वहाँ एक CPU में इन्होंने सबके सब वेपन्स और एक्सप्लोजिव CPU में भरे हुए थे। इस 2 गाड़ियाँ थी जिनमें ये था, दूसरी गाड़ी से भी हमने माल रिकवर कर लिया। और इन्वेस्टिगेशन में ये माल में पता लगा कि वो सारा का सारा जो है वो गुजरात में अहमदाबाद में वो एक मिस्टर तगोड़िया हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तगोड़िया, हाँ प्रवीण तगोड़िया, उनके और उस टाइम के चीफ मिनिस्टर मोदी, क्योंकि AK-47 थे, एक्सप्लोजिव था, तो बड़े पैमाने पर वहाँ पर वो प्लॉट था कि अहमदाबाद में कुछ इस तरह से किया जाए। और AK-47 से है कि वहाँ के जो लीडरशिप थी, वहाँ के बड़े बड़े जो लीडर थे, इंक्लूडिंग वहाँ के जो उस टाइम के गृह मंत्री रहे होंगे या मुख्यमंत्री और तगोड़िया, इनके स्पेशली नाम थे। ये औरंगाबाद के इस केस का जो जजमेंट है, औरंगाबाद के जो जजमेंट में, कोर्ट के जजमेंट में भी ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। ओके, आपको 2010 में ATS प्रमुख के पद से हटा दिया गया, ठीक है, और जिस तरीके से हटाया गया वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। क्या उसके पीछे सिर्फ ये वजह थी क्योंकि जिस हम लोग हिंदुत्व आतंकवाद की बात कर रहे हैं, आपने जो RSS के लीडर हैं इंद्रेश कुमार जी, उनको अरेस्ट करने से मना कर दिया था, उनको पकड़ने, उन पर कार्रवाई करने से मना किया था, क्या इसलिए आपके खिलाफ आपको इस तरह से हटाया गया? ये जो उस टाइम जो मुझे महसूस हुआ और बाद में भी ये मुझे लगा हुआ ये था कि जब 2008 की इंसिडेंट हो गई, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और करकरे साहब को इस दुनिया से उनका देहांत हो गया जी, तो उस टाइम तुरंत मुझे आदेश मिला कि मैं ATS का चार्ज वापस लूँ। ठीक, मैंने ATS का चार्ज वापस लिया। मेरे पास एडिशनल चार्ज था, मैं बेसिकली एडिशनल DG रेलवे था, और वो चार्ज रहते रहते मेरे पास उसको 4-5 महीने हो गए। जब 4-5 महीने हो गए तो लोगों ने पिटिशन डालना शुरू कर, लोगों ने PIL डाल दी हाई कोर्ट में मुंबई कि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद में भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ATS चीफ का रेगुलर पोस्टिंग नहीं की है, एडिशनल चार्ज दे रखा है। तो वहाँ पर कुछ इस तरह का हाई कोर्ट नाराज हुई। हाई कोर्ट में एफिडेविट में वो एडवोकेट ने ये स्टेटमेंट दिया कि ATS का चार्ज कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए पूर्व ATS प्रमुख उन्हीं को हमने चार्ज दे रखा है। हाई कोर्ट ने नाराज़गी दिखाते हुए ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो विदिन 15 डेज़ के अंदर अंदर नए ATS चीफ का पोस्टिंग करो और हमको बताओ। गवर्नमेंट ने क्या किया, चूँकि मैं एडिशनल DG रेलवे था, एडिशनल DG की पोस्ट थी, ATS चीफ की पोस्ट IG की पोस्ट थी। गवर्नमेंट ने क्या काम किया, उसी पोस्ट को अपग्रेड कर दिया और मुझे एडिशनल DG रेलवे से बना करके रेगुलर चार्ज ATS का कर दिया। मैं ATS हो गया। मैं उस टाइम के मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी थे, मैंने उनके पास गया, मैंने गृह मंत्री जी को भी बताया कि इसमें मैं पहले से 2004 से लेकर के रह रहा हूँ, अब मुझे मेरा पोस्टिंग यहाँ पर करना उचित नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं कोई भी पोस्टिंग चलेगी मुझे किसी में, लेकिन मेरे लिए बहुत हो गया। मैंने रिक्वेस्ट किया, मुझे मेरी रिक्वेस्ट को उस टाइम जो मुख्यमंत्री जी थे और गृह मंत्री आज इस दुनिया में नहीं है, RR पाटिल साहब, उन्होंने भी कहा कि हम करेंगे लेकिन रुक जाओ। लेकिन उसी बीच में जब ये 2008 का इन्वेस्टिगेशन का था, उस टाइम के ये इन्वेस्टिगेशन करते करते
मेरे सामने इस तरह की परिस्थिति आई कि लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के बारे में डाउट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मुझे दिल्ली भी समन किया गया ये कह करके कि मुझे बताया गया था पहले जब करकरे साहब थे कि इंद्रेश कुमार का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और आप दिल्ली किसने समन किया था आपको? उस टाइम गृह मंत्री चिदम्बरम साहब ने मुझे बुलाया था। ठीक है। और ये कहा था कि ये उनका आप क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं आप? मैंने कहा कि साहब देखिए टीम पूरी की पूरी वही है, मैं पूरा का पूरा चार्जशीट किया पूरा एविडेंस के साथ कर। मैंने आपके जो आपने मुझे पहले कहा था मेरे सारे एविडेंस की छानबीन की, उसमें एक जगह उनका नाम जरूर आता है कि जहां पर उन्होंने 100-150 लोग थे उसमें मीटिंग लिया था और उसमें ये लोग थे, ये प्रज्ञा वर्गा। लेकिन मीटिंग लेने से इसकी टेररिस्ट की अटैक की कॉन्स्पिरेसी नहीं सिद्ध हो जाती। फोटोग्राफ कुछ भी नहीं बता, बोले कुछ वीडियो, बोले कोई वीडियो नहीं, पूरी इंद्रेश कुमार के खिलाफ। इंद्रेश कुमार के खिलाफ। तो मैंने कहा मैं अगर एविडेंस नहीं है तो मैं कैसे, आप चाहे आप किसी दूसरे को लगा दीजिए। तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन चूंकि स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी जब ये सारा मामला चल रहा था, तो उसी टाइम पर क्या हुआ कि ONGC का एक केस हुआ। एक यहाँ पर पूना में ब्लास्ट हो गया जर्मन बेकरी में, और उसी टाइम पर एक हमारे हमको इंटेलिजेंस मिली थी, ऑफ कोर्स सेंट्रल एजेंसी से मिली थी कि ONGC बिल्डिंग उड़ाने वाले हैं। तो ONGC बिल्डिंग का सारा ऑपरेशन जो है वो बेस्ड था हमारे रिकॉर्डिंग के आधार पर, जो हम लोगों ने वो टेलीफोन रिकॉर्डिंग, उसमें क्या था कि 2-3 लोगों ने एक आइडेंटिफाई किया था, वो सारा का सारा FIR में भी है, वो सारा का सारा चार्जशीट में भी था, और वो उसमें कन्विक्शन भी हो गया। तो उसमें अब ये पब्लिक डोमेन में है सारी की सारी चीज। उन्होंने क्या नाम केरोसिन ले जा करके एक वहाँ कोई ऐसा आदमी आइडेंटिफाई करना था जो ONGC में काम करता हो, उसके बहाने से रैकी करनी थी, और रैकी करने के बाद में वहाँ पर जगह जगह पर उसके फोटोग्राफ वगैरह जो है उन्होंने निकाले थे, और निकालने के बाद में उन्होंने वो पाकिस्तान में जो उनका ऑपरेटिव था उसको वो भेज रहे थे, कहाँ पर कचरा है वहाँ का रहे कि ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पर आग लगा दी जाए। ये फ़ोटो क्यों निकाले थे कि जब आग लगाई जाएगी लोकल पुलिस या वहाँ के जो लोग हैं ये समझेंगे आग लगाई हुई है, और चूंकि फोटोग्राफ ऑलरेडी वहाँ पर जा चुके थे तो दे विल क्लेम कि तुम्हारी ONGC की जो कि फ्लैगशिप कंपनी है इंडियन ऑयल की, वो जो वहाँ पर इतना बड़ा है वहाँ पर वो भी सेफ नहीं है। तो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है, लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में दो बार सोचेंगे। तो वहाँ पर आग लगाने के बाद में आग भले ही बुझ जाए, लेकिन हम यहाँ पर जब क्लेम करेंगे कि यहाँ पर ये टेररिस्ट अटैक है, तो सारी दुनिया को पता लगेगा कि हिंदुस्तान में कितना अनसेफ है। ये सारे चीज को हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और रिकॉर्डिंग करने के बाद में जब इसके अलावा उनका क्या था को करना कैसे था कि वो केरोसिन इकट्ठा करना था और उसको धीरे से स्मगल करना था, वहां आग लगानी थी, वहां पर कचरा था ही जो आग लग जाती, इसको एक टेररिस्ट एक्ट का रूप दे करके। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास रिकॉर्डिंग के अलावा कुछ भी नहीं था। तो FIR कैसे बनेगी? हमारे एडवोकेट ने 2-4-6 घंटे चर्चा करने के बाद में उसने कहा जब तक आप इस नैरेटिव को ये बताएंगे, आप FIR में क्या दिखाएंगे? आपकी FIR के यहाँ पर दो लोग टेररिस्ट अटैक करने वाले हैं, ये तो कोई FIR अटैक नहीं बन गई जब तक तो उसका कुछ जिस्ट भाग उन्होंने FIR में ले लिया। तो इस बात को बना करके कि हमारा सोर्स एक्सपोज कर दिया और ये था वो था, तो नाराजगी दिखा करके जब हमने उसको अरेस्ट कर लिया, सब कुछ हो गया, मैंने प्रेस में ब्रीफिंग भी कर दी बेस्ड ऑन जो भी कुछ था। FIR इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, FIR को आप वो नहीं करते। तो इस बात को लेकर नाराजगी लेकर के वो इस बात को खुंदक खाए बैठे थे। पहले उन्होंने ट्रांसफर के लिया, मैं खुद ट्रांसफर करके रिक्वेस्ट कर रहा था, मानी नहीं। मैं यहाँ पर भी चूँकि उस टाइम जो चीफ मिनिस्टर थे अशोक चौहान जी चीफ मिनिस्टर थे, RR पाटिल डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो नहीं चाहते कि दूसरा आदमी कोई उस टाइम जैसा माहौल बना हुआ था। तो आई कंटिन्यूड, आई वॉज नॉट कीन। लेकिन इस ONGC के वो बना करके मुझे अनसेरेमोनियसली सारे दिन आप सारे चैनल चलाते रहते, रघुवंशी सन्टिड आउट, रघुवंशी सन्टिड आउट, ही डिस्क्लोज्ड वाइटल इंफॉर्मेशन दिस एंड दैट करके मुझे वहाँ से जिस तरह से निकाल गया, उस समय अनहैप्पी था और नाराज था। पता जो बता के भाई वो पहले से ही कह रहे थे कि वो तुमने मालेगांव केस में जो करकरे ने अरेस्ट किया था उतनी अरेस्ट के बाद में एक भी कोई अरेस्ट नहीं किया, इसलिए होम मिनिस्टर नाराज थे और उन्होंने ये
उनके आदेश पर मुझे वहाँ से कुल मिलाकर ये है कि घटना कोई भी उसके पीछे जो है पॉलिटिकल चीज़ें जो है वो तो साफ साफ दिख रहा है कि इंद्रेश कुमार जी को के खिलाफ एक्शन लो, आपको गृह मंत्री पूछ रहे हैं, आप अपने फैक्ट और उन चीज़ों के हिसाब से उस पर आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो था ही था। सर, इसमें जब आप पॉलिटिकल मोटिवेशन की मोटिवेटेड चीज़ों की बात कर रहे हैं तो एक और घटना का जिक्र है कि आपके ऊपर छगन भुजबल साहब जो है लगातार दबाव बनाए हुए थे कि बाला साहेब ठाकरे को गिरफ्तार करो 93 के दंगों के बाद। देखो, ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था 1993 और 92 दिसंबर और जनवरी 93 के जो राइट्स हुए थे उनको उसमें करीब 1000 के लोग आसपास मारे गए थे। वो पूरे उसमें फैल गया था। तो उसके लिए कमीशन बना था, जस्टिस श्री कृष्ण कमीशन। उसने कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, उसमें ये रिकमेंड किया गया था, 2 मेन रिकमेंडेशन थी। एक तो थी वो मिस्टर RD त्यागी के बारे में, उस टाइम वो जॉइंट कमिश्नर थे, बाद में वो पुलिस कमिश्नर भी बने, कि ही इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ मुस्लिम यूथ्स इन सुलेमान उस्मान बेकरी केस। उस केस में काफ़ी हो अल्लाह ये था कि RD त्यागी को चूँकि कमीशन ने बोल दिया है तो उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। और दूसरा ये था कि उसमें रिपोर्ट में था कि बाला साहब ठाकरे के बारे में लिखा हुआ था कि ही कमांडेड ही शिवसैनिक्स एंड ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक अटैक्स ऑन मुस्लिम्स। ठीक, ये रिकमेंडेशन मेन थी। तो ये इसके कारण से लोग ये चाहते थे कि ये श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट लागू हो। उस टाइम जब ये रिपोर्ट आई तो बीजेपी शिवसेना सरकार पावर में थी, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस एनसीपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिया कि हम श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे। तो जब ये इलेक्शन हो गया तो ये लोग वापस ये आगे, मैं उन दिनों जब बीजेपी शिवसेना थी तब मैं CBI में था, तो जब मैं यहाँ से गया था डेपुटेशन पे, जब भी कांग्रेस थी, जब लौट के आया जब भी कांग्रेस थी। तो आने के बाद में लोगों ने पिटीशन डाली, लोगों ने SLP डाल दी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको लागू नहीं कर रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें करने वाले जो हुए थे, एक मंत्री यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर थे और वहाँ पर पिटीशन डाल रखी थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको लागू नहीं कर रही। तो उस टाइम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक STF बनाया था, उसका हेड मुझे बनाया। मैं CBI से वापस बुला लिया और मुझे उसका स्पेशल टास्क फोर्स बनाया, उसका मैं हेड था। उस टाइम ये श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की जिम्मेदारी STF को सौंपी गई। मेरे साथ 2 SP थे। तो उस टाइम पर जो सबसे जो बात ये थी उन दिनों में, यहाँ पर सबको मालूम है इस बात का कि ये छगन भुजबल पहले उसमें शिवसेना में थे, फिर ये छोड़ करके NCP में आ गए थे। और एक बार उन्होंने, मैं जब उस टाइम CBI में था, एक बार बाला साहब ठाकरे को अरेस्ट भी करवाया था, कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज कर दिया था। आधे घंटे में ही छोड़ दिया था। तो उस बात की भी खुंदक थी। तो किसी न किसी चाहते थे, सब लोगों का ये कहना था उस टाइम जो भी पार में थे, कि जब कमीशन ने रिकमेंड कर दिया तो STF कौन होता है, रघुवंशी कौन होता है कि इस बात को क्वेश्चन करने वाला? तो सीधा FIR दाखिल करनी चाहिए और अरेस्ट करना चाहिए। मैं चूंकि CBI में इन्वेस्टिगेशन का मुझे एक्सपीरियंस था, मैंने कहा एविडेंस इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद में हम FIR दाखिल करेंगे, फिर उसके आधार पर चार्जशीट करेंगे। तो इस बात को लेकर के उन्होंने गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने एक मुझे बड़े रिनाउंड एडवोकेट, मेरे एडवाइज़र STF के एडवाइज़र दिए थे, मिस्टर PR वकील। हमने सब मसाला इकट्ठा किया, उनकी ओपिनियन ली। उन्होंने कहा कि इसमें इतने आधार पर ये केस नहीं बनता। तो मैंने साफ कह दिया कि साहब, जब इस एविडेंस, जितना भी एविडेंस है उस हमने इकट्ठा किया है, इतना ही एविडेंस है और उसमें सबसे क्रूशियल है वो आपके जो एक उस टाइम मंत्री थे, उनका स्टेटमेंट अगर हमारे पास आ जाता है तो हमारी FIR बन जाएगी और उसके आधार पर हम कोर्स में कम से कम FIR को डिफेंड कर देंगे। PR वकील का ये कहना था, अगर आप इसमें उनका स्टेटमेंट नहीं आता तो आपकी FIR भी स्टैंड नहीं कर सकती और आपका केस बनेगा नहीं। ये 2 लोग थे जो कि जिनके कि आप चाह रहे थे कि वो कुछ बयान दें। एक्चुअली कुल मिलाकर के उस कमरे में 3 लोग थे। ठीक है। बाला साहब ठाकरे और ये एक युवराज मोहिते जो कि उस टाइम प्रेस रिपोर्टर थे जी, और जो मैंने आपका नाम बताया मंत्री जी। ये 3 लोगों ने, उस टाइम ये मेयर थे, ये लोग बाला साहब ठाकरे के पास गए थे। पहले हाजी मस्तान के पास गए, उसके बाद उसके पास गए कि भाई ये रुकना चाहिए।
तो उनका ये कहना था, युवराज मोहिते ने एफिडेविट दिया था श्री कृष्ण कमीशन के सामने कि जब वो गए तो वो 3 आदमी थे और वो उनको बार बार फ़ोन आ रहे थे और वो उन पर आदेश दे रहे थे कि उनको मारो, लांडा को मारो, और इनको ये जो बोरी हैं ये तो अच्छे लोग हैं, इनको कुछ नहीं कहना, और यहाँ ऐसा। तो उन्होंने कहा कि वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। अब ये इंस्ट्रक्शन दे रहे नहीं थे वहाँ पर तीसरा आदमी, एक तो बाला साहब ठाकरे खुद हो गए, दूसरा आदमी जो मेयर थे वो हो गए, और तीसरा जिसने एफिडेविट दिया था। अब ये अगर का जो मेयर थे उनका स्टेटमेंट आ जाता है तो इसके जो इसने कहा है उसको सपोर्ट मिल जाती है, और वो ये कह देता कि अगर नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ तो एफआईआर नहीं हो सकती। ये हमारे पीआर वकील जो एडवोकेट थे उन्होंने स्पष्ट ओपिनियन दी थी। तो जब हम कह रहे थे कि हमको उनका स्टेटमेंट दिलवा दीजिए, वो उन्होंने बोला हाँ देंगे। बाद में उन्होंने कोई स्टेटमेंट में लिख के दे दिया, ऐसा कोई झालच नहीं, मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपने एक तरह से आप कह रहे हैं कि सबूत नहीं थे आपके पास कोई इस तरह का, तो इसीलिए आपने कार्रवाई नहीं की, चाहे कमीशन ने रिपोर्ट में कुछ भी लिखा हो। क्या कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर होता तो क्या वो बाला साहब को गिरफ्तार कर लेता? देखिए, मैं तो कहता हूँ प्रोफेशनल कोई भी होता तो अगर मान लो एविडेंस नहीं है तो कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता, और एविडेंस हो तो मैं भी गिरफ्तार कर लेता। आपने किया भी शायद? मैं अगर एविडेंस होता तो मैं बिल्कुल गिरफ्तार कर लेता, लेकिन जब एविडेंस ही नहीं था तो पीआर वकील ने हमारे स्पष्ट कह दिया था। तो मैं पहले की तरह से जो जोक नहीं बनना चाहता था कि अरेस्ट करके ले गए, कोर्ट ने आधे घंटे में छोड़ दिया। तो आप जो एक के बाद एक बाला साहब से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद मालेगांव, उसके बाद फिर 26/11, फिर आप कलावा की बात कर रहे हैं, शायद यही वजह थी कि आपके बारे में कुछ लोग ये भी कहते कि आप एंटी मुस्लिम थे? देखिए, मैं तो उन जगहों पर था जहाँ पर मैं ये ठीक है, ये बात सही है कि आपके ऊपर आरोप लगा मेरे आप ऊपर एंटी मुस्लिम थे। हाँ, मेरे ऊपर ये आरोप लगा था, लेकिन मैं उसको बिल्कुल खारिज करता हूँ, क्योंकि मैं कल्याण का मैं जब डीसीपी था, मैंने खुद, मेरे इतने अच्छे संबंध थे वहाँ के मुस्लिम लोगों से कि ईद के दिन अगर पिग सबसे नफरत करते हैं मुस्लिम लोग, सुअर से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं, उसका मुंडी काट करके ईद के दिन पर मस्जिद में रख दिया और वहाँ राइट नहीं हुआ। इनफैक्ट उस टाइम के पुलिस कमिश्नर जब कह रहे थे, क्योंकि वो कभी वहाँ पर एसपी रहे थे, पुराने ज़माने में एडिशनल एसपी होते थे, उनका कहना था कि जब मैं सोच रहा था कि जब मैं कल्याण जाऊँगा तो मुझे कल्याण धुआं आगजनी चल रही होगी, धुआं होगा। और चूँकि मेरे रिलेशन इतने अच्छे थे, क्योंकि और बाद में हमने बाकी आरोपी भी अरेस्ट कर लिए थे, कि मेरी बात मान करके उन्होंने कहा कि हम अपना त्यौहार, मैंने कहा त्यौहार ख़राब मत करो, 30 दिनों की उसके फास्ट रखने के बाद ये अगर इस बात को आप नहीं तूल देंगे तो मैं एफआईआर भी मैंने दाखिल करनी है, मैंने एफआईआर दाखिल करा, मैं आरोपी को अरेस्ट करूँगा, और पिग का बचा हुआ हिस्सा भी रिकवर किया हमने। अच्छा। तो इतना लोगों में विश्वास था। अगर मैं एंटी मुस्लिम होता तो लोग विश्वास नहीं करते थे। ये तो चूंकि मैं, अगर मान लीजिए रेलवे ब्लास्ट में हुआ तो उसमें मुस्लिम आरोपी हैं, मालेगांव में अगर हुआ उसमें मुस्लिम आरोपी हैं, औरंगाबाद में जो वेपन्स इतना जखीरा पकड़ गया वो मुस्लिम आदमी है। तो अगर मैं उनको पकड़ता हूँ तो मैं मुस्लिम लोगों को नहीं पकड़ता, मैं तो क्रिमिनल लोगों को पकड़ा था जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, और लोग इस बात को लेकर के वो करते। लोगों ने तो यहाँ मुझे ये भी मेरे पास इनफैक्ट पिटिशन भी आई थी मेरे कमेंट के लिए। लोग जब ये मैं वापस एटीएस का मुझे हेड बना दिया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, तो लोग जा कर के उस टाइम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे और सोनिया गांधी जी मैडम थी, उनके पास पिटिशन लेकर गए थे कि ऐसे आदमी को बना दिया है जो मालेगांव 2 को सारा बिल्कुल बदल देगा और सारे आरोपियों को छोड़ देगा और नए वो जो मुस्लिम लोगों को आरोपी बना देगा, ऐसा लिख करके डेलीगेशन ले जा करके, और ही इज़ एन एंटी मुस्लिम। और ये एक पेपर निकलता था आफ्टरनून, उसमें तो मेरा फोटो छाप करके ज्योति पनवानी ने लिखा भी था कि नाउ मालेगांव 2008 विल गो 2006 वे, ऐसा करके बाकायदा एंटी मुस्लिम का नैरेटिव जो सारा वो था। लेकिन मेरा ना हिंदू से का वो था एंगल, ना मुस्लिम का था। मैं तो जो लोग इन्वॉल्व थे मैंने उनको, जो जिनके खिलाफ मेरे सामने एविडेंस आया, मैंने उन लोगों को। मतलब क्या कहने का मतलब ये कि जो आपके आलोचक हैं, ये जो आप पे इस तरह का इल्ज़ाम, उनको बस चले तो इस किताब में ट्रबल शूटर इसके नीचे में फॉर बीजेपी लिख दे,
लोगों ने तो मुझे आप इंटरनेट पर मुझे भी उसका आरएसएस का आदमी ब्रांड करके, अच्छा आपको आरएसएस का आदमी ब्रांड करके, मैं आपको यहाँ एक छोटी सी और बताऊं, अभी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको उसको भी मिल जाएगा। आप मेरा नाम टाइप कीजिए और प्लस मुजफ्फरनगर राइट्स टाइप कीजिए, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि वहां पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें ये मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि ये मैंने, मेरे गांव में भी जब ये हादसा था उसमें भी कुछ मुस्लिम लोग मारे गए थे कि मैंने यहाँ से वेपन पहुंचाए और मैंने यहाँ से रोका और मेरे खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, मुझे सस्पेंड होना चाहिए। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के मुझे उसमें ब्रांड किया गया था कि जैसे कि मैं वहाँ के राइट्स में भी मैं शामिल हूँ। आप आज भी गूगल कर लीजिए तो आपको लिखा मिल जाएगा। तो मतलब ये मुजफ्फरनगर के होने की, मुजफ्फरनगर का मैं हूँ, वहाँ पर इसलिए आपको लपेट दिया यहाँ। हाँ, यहाँ पर भी, लेकिन चूंकि यहाँ इतने सालों से काम कर रहे थे, यहाँ के राजनेताओं को मालूम है मेरे बारे में, तो मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं, लेकिन हाँ प्रेस के लोगों ने जरूर पूछा कि भाई आपके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा ऐसा चल रहा है, आपका इसके बारे में क्या कहना है। आई सेड मेरा टेलीफोन की वो प्रिंट आउट मंगा लीजिए, मैं रिकॉर्ड कर लीजिए, पता लग जाएगा कि मैंने किससे संपर्क किया, किससे नहीं संपर्क किया। बताइए, आप मुजफ्फरनगर के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो वो आपका कनेक्शन यहाँ पर कुछ होता है उसमें। उत्तर प्रदेश कनेक्शन की ही बात कर लेते हैं। अब अबू सलेम, उसको आपने इंटरोगेट किया, वो आपके मतलब उसके केस की आप जांच कर रहे थे। उसके बारे में जो आपके बारे में मैंने पढ़ा उसमें यह है कि आपने देखा कि आपके पुलिस के लोग अबू सलेम से पूछताछ कर रहे थे और उसे आंख में आंख मिला के देख नहीं पा रहे थे। ये बात आपको पिंच कर गई। उसके बाद फिर क्या है कि एक कोई इंसान था, एक कोई शख्स था जिसके घर के किसी सदस्य को उन लोगों ने मार दिया था। वो उसको मिलना चाहता था, देखना चाहता था, उसको सामने से कन्फ्रंट करना चाहता था और आपने उसको परमिशन दी। मैं वहाँ से शुरू करी और फिर पूरा अबू सलीम बताइए कि अबू सलीम जब आपके पास आया, आपने इंटरोगेट किया, वो क्या था, किस तरह का था? यहाँ देखो ऐसा है कि एक ज़माना था कि जब दाऊद का बोलबाला था, उसने सब लोग अपने एरिया बांट रखे थे, उसमें अबू सलीम को बॉलीवुड दे रखा था। ठीक। और बॉलीवुड से रिलेटेड बिल्डर्स, इसके साथ छोटा वकील था, छोटा वकील बाकी कंस्ट्रक्शन लाइन और बाकी बिजनेस देखता था। तो अबू सलीम ने का जब ये हमारे कस्टडी में आया, उसका डिपोर्टेशन हुआ था पुर्तगाल से, वो सीबीआई के पास आया, फिर हमारे पास आया। तो चूंकि टाडा में एक केस जाता, प्रदीप जैन मर्डर केस, उसका केस का इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आया। तो उसमें जब हम उसको इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उसका भाई उससे मिलना चाहता था कि साहब मैं उसको एक बार मैं अपनी आंखों से देखकर, चूंकि उसने प्रदीप जैन का भाई मिलना चाहता था और उसने पूरा उसके परिवार को जिस तरह से उसके कारण से पूरा सफ़र करना पड़ा है, वो भी एक बड़ी दर्दनाक कहानी थी। तो उसकी बात सुन करके मुझे वो था कि भाई ठीक है, आप उसको देख लीजिए जो भी कुछ है। तो जब हम उसको इंटरोगेट कर रहे थे तो हमको ये तो पता था कि हम प्रदीप जैन मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक, लेकिन हमें साथ साथ ये भी पता था कि वो बॉलीवुड को देखता था और चूँकि उसने खुद ही बताई थी सारी कहानियाँ। हम लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडरटेकिंग दिया हुआ था कि केवल इन्हीं केसेस में उसको ट्राई किया जाएगा। अच्छा। और उसको फांसी नहीं दी जाएगी, ये दो मेन अंडरटेकिंग थी। तो हम एडिशनल केस भी नहीं ले सकते थे। लेकिन हमारे जानने में ये इंटरेस्ट था कि जो कि इतना बड़ा अपराधी हमारे उसमें है कि उसके और कौन कौन साथी हैं और किन किन लोगों से और क्या क्या उसने क्राइम किया, ताकि हम जो एक बाकी लोगों के खिलाफ तो हमको कोई रोक नहीं रहेगी इन्वेस्टिगेशन। तो उसके सिलसिले में हमने उसको इंट्रोगेट करना चाहते थे उस तरह। तो जब मैं उसके हमारे कस्टडी में वो काफ़ी दिनों तक था, तब कुछ नहीं बता रहा। तो जब उसको देखा तो मैं जब अचानक गया था तो अबेर अफसर उससे बात कर रहा था, तो और बात करते इस तरह से जमीन पे बैठा हुआ था, वो जमीन पे बैठा हुआ था और उसको बात जिस तरह से उसको बात करता फेस कर, मुझे आया थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि इसके इस तरह से इंट्रोगेट तो मुंबई पुलिस कभी करती नहीं है जिस तरह से वो था। तो उसको बात करते हुए भी उसका आई कुड मेक आउट के उससे पूछ तो रहा था, लेकिन वो उसका जो जवाब दे रहा था बस उस वक्त उस आई कुड, फिर उसको हमने थोड़ा पुलिस स्टाइल में उसको थोड़ा सा फिर वो उसने फिर सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन वो हमारे लिए केवल एकेडमिक इंटरेस्ट की रहेगी, क्योंकि उसमें एक हमको उम्मीद थी कि शायद कुछ निकल आए, लेकिन जिन लोगों से भी संपर्क किया उन लोगों सब लोगों ने कोई कोऑपरेशन देने के लिए मना कर दिया। तो हमने जैन मर्डर केस में ही उसको
एक अकेला केस है वो जिसमें उसको सजा हुई है, और वो अभी आज भी अबू सलीम पिछले 20 साल होने को आगे जेल में। तो प्रदीप जैन के जो भाई की आपने बात बताई, जब आमना सामना हुआ तो क्या सीन, क्या मतलब, क्या गाली दिया? बहुत उसने गाली तो दी, हमने उसको काफ़ी रेस्ट्रेन किया। अगर हमारे ऑफिसर ने उस टाइम पर वो इंटरवेन ने किया होता तो उसको थप्पड़ों से पीटना चाहता था अबू सलीम को, और तो वो कुछ कर नहीं सकता था। जूते चप्पल उठा के भी फेंका होगा? हाँ, नहीं, उसने तो अपनी तरफ से, चूंकि हमको इस बात का एहसास था, उसका एंगर था। अब चूंकि उसकी अगर आप प्रदीप जैन मर्डर केस में उसके परिवार की कहानी सुने तो किस तरह से उन्होंने बेच करके उसको पैसा, बिल्डर था, सब कुछ था, लेकिन पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। उसका एंगर था, तो एटलीस्ट उसको उतना सेटिस्फैक्शन रहेगा कि भाई हाँ उसने उसको देखा। तो उसने, अगर हमने उसको टाइमली इंटरवेंशन नहीं किया होता तो असल्ट करने के लिए उसका भाई इतने गुस्से में था। आप ये बताइए, इस तरह के जो मान लीजिए केसेस होते हैं, उसके परिवार वालों को जो आरोपी है उससे कभी मिलने आप ऐसे देते हैं जो आपने इस केस में किया है? अबू सलीम, देखो, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ये सोच रही है कि पुलिस जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है, बड़ा पाइटल रोल है। बिल्कुल। लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जो सिस्टम बनाया हुआ है उसमें कम से कम और कुछ नहीं कर सकती। जिस तरह से कन्विक्शन रेट है, जिस तरह से जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड वाली बात है जी। और जब ट्रायल पर आता है तो विटनेस भी मर जाते हैं, लोग का इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो पुलिस जो कंप्लेनेंट है, जब वो पुलिस स्टेशन में आता है, अगर उससे अच्छे से बात कर ले और उसको ये एक यकीन दिला दे कि वो सही जगह पर आया है और उसके साथ न्याय होगा, तो कंप्लेनेंट का आधा जो दर्द है वो दूर हो जाता है। जो भी पुलिस स्टेशन में आता है वो लूटा हुआ होता है, पिटा हुआ होता है, चाहे वो अगर औरत हो उसका मोलेस्टेशन हुआ हो, रेप हुआ हो, किसी के घर डकैती पड़ी हो, किसी का मर्डर हुआ हो, तो वो ऑलरेडी एक इतनी सफरिंग के बाद पुलिस स्टेशन आता है। और अगर पुलिस इसको ठीक से उससे व्यवहार कर ले, अच्छे से बातचीत कर ले, तो उसकी आधी समस्या दूर हो जाती है, आधी नाराजगी दूर हो जाती है। उसको भी मालूम है केस तो ट्रायल के लिए जब आएगा। तो यहाँ जो अबू सलीम का जो वो इशू था, उसमें उसका परिवार की सारी कहानी सुनने के बाद में उसको वो किस तरह से उन लोगों ने सफ़र किया, अगर उसकी सफरिंग उसको देख करके भाई एक करके उसको करके उसकी सफरिंग दूर हो जाती है, उस कम हो जाती है, उसको कहीं ना कहीं इतना सुकून मिल जाता है, तो उसके ही विल बी एट पीस कंपैरेटिवली। ठीक है। ये सोच करके मैं, ठीक है, अगर मान लो इस तरह की बात है तो आ करके तुम उसको देख लो। अब अगर हाँ वो उसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाता होता तो उसमें कुछ मुझे कुछ लगता नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो गुस्सा, नाराजगी, नफरत जो भरा हुआ था, उसको मिलने के बाद में मैंने महसूस किया ही वाट एट पीस। उसने कहा कि साहब, कम से कम जिस आदमी ने के टेलीफोन से आने से हमारा एक एक पल ऐसा हो जाता था, तमाम रातें मेरा भाई किस तरह से कांपता था, हम किस तरह से कांपता था, और वो कैसा दिखता है जो आदमी एक अदृश्य राक्षस हमको देखने के बाद में लगा कि ये तो बिल्कुल पिद्दोस आदमी है। तो लोग जो टेलीफोन पर इस तरह से डर जाते हैं, लोग वो उनके पीछे अगर साइकोलॉजी कर देखा जाए तो इस आदमी से हम डरते थे। इस आदमी ने हमारे परिवार को इस तरह बर्बाद किया। इस आदमी के टेलीफोन से हमारी रातें खराब होती थी। तो उसको देख करके अबू सलीम से आपने कई बार पूछताछ की होगी, बातचीत की होगी, इंटरोगेट किया होगा। उसने आपको फिल्म स्टार्स, चूँकि बॉलीवुड का आप जिक्र कर रहे थे कि बॉलीवुड से जुड़ा हुआ बिजनेस जो है दाऊद का वो देखता था, तो किस किस फिल्म सितारों के बारे में जिक्र आया? एक के बारे में कहा जाता है जो बाद में संजय दत्त के लिए कि वो उनको AK-47 को वो खिलौने की तरह से कुछ देख रहे थे, ऐसा है। कुछ खान ब्रदर्स का भी उसमें नाम आ रहा था कि वो भी शायद आपकी पूछताछ में नाम आया था। नहीं, नाम नहीं आया था उसमें। उसने ये क्लेम किया था कि मेरे सब लोगों से इतने अच्छे संबंध है, कुछ बड़े बड़े स्टार्स ऐसे, इनको मैं फ़ोन करूँगा तो वो बिल्कुल मेरे से मिलने के लिए आएंगे।
अच्छा। और संजय दत्त के बारे में तो उसने कहा कि जब उसने सारे की लैंडिंग की थी वो लेकर के आया था, वो जब इससे 2006 से पहले 1993 से, हाँ उस टाइम जो वेपन्स आए थे, तो वेपन्स है आरटी के पेन, तो वेपन्स को जो स्टॉक था तो उसमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये ले लूँ, इस तरह से वो छांट रहा था। इट वाज लुकिंग लाइक ए टॉय, जैसा कि उसने बताते जिस तरह गन्ने के स्टेक में से अच्छा गन्ना कौन सा है ऐसे निकालते हैं, ऐसे वो AK-47 को देख रहा था कि ये AK-47 अच्छी है, ये अच्छी है, तो उसमें भी अच्छा बुरा वाली बात थी। ये वेपन्स तो सारे के सारे मशीन से बनकर आते हैं, एक जैसे होते हैं, बट दैट शोज हिज क्यूरियोसिटी कि वो एक अच्छा वेपन लेना चाहता था। और किसी खान के लिए भी कहा कि एक मतलब मेरे लिए बहुत आसानी से अवेलेबल है। नहीं, उसका ना वो उसका ये कहना था कि जब वो लोग अपने उसमें थे कि दुबई में हम फंक्शन करते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, कोई प्रोड्यूसर हो या फिल्म एक्टर हो कि जिसको हम बुलाएं और ना आए। अच्छा। और ये बोलते बोलते सुनने वाला कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनको हमारे इतने अच्छे संबंध हैं कि अगर हम जब उनको जहाँ बुलाएंगे वहाँ पर हमसे मिलने आएंगे। उसमें खान्स भी थे। उसमें अब मैं क्या किसी का नाम क्या लूँ, लेकिन हाँ अब ये तो। अच्छा, उससे जब आपने पूछताछ की, बहुत सारी आपकी को जानकारी हाथ लगी होगी, उसके बाद आपने जो बॉलीवुड के बड़े लोग थे, जिसमें जैसे राकेश रोशन पे कहा जा रहा था कि उन पे हमला हुआ था, आपने उनसे भी बात की होगी। इस तरह के और भी कुछ लोगों से आपने बात की थी कि शायद कुछ टेस्टिमनी मिल जाए या कुछ इस तरह की बात आ जाए जो आपको जांच में या आगे कार्रवाई करने में हाँ, मतलब दूसरे लोग, क्योंकि वो अकेले ने वहाँ दूर रहते हुए करता था, तो यहाँ उसका पूरा जो भी लोग उनके बारे में जानकारी मिले, लेकिन मुझे कोई कॉपरेशन मिला नहीं। राकेश रोशन से जब मैं मिला था तो उन्होंने मुझसे मिलने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुए और मैं उनसे मिलने फिल्म सिटी में गया था, वैन में मिले थे। बाकी उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि साहब मेरा तो बहुत पुराना केस है, मुझे आप माफ़ कीजिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। अच्छा। और अबू सलेम, आपने जब सामने से देखा होगा, जब पूछता है, तो वो खुद कैसा लग रहा था? एक डॉन का जो कैरेक्टर होता है या एक अपराधी का, जिस तरह का गैंगस्टर है, उसका जो कैरेक्टर, आप तो बहुत सारे अपराधियों को आपने देखा होगा, उसको डील किया होगा, उसमें और उसमें क्या डिफरेंस था या किस तरह का? ही वॉज लाइक ए चॉकलेट हीरो। लाइक ए चॉकलेट हीरो। अबू सलीम देखने में बिल्कुल छोटे कद का हैंडसम लड़का है, और वो इतना डेडली हो सकता है ऐसा देखने के बाद तो कोई ही वाज। अभी वो टकला हो गया है, मैंने देखा उसके बाल उड़ गए हैं, उस टाइम उसके पूरे बाल थे, जस्ट लाइक एनी चॉकलेट हीरो, उतना ही था उसका। कोई दबंग पर्सनैलिटी या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये बताइए, बहुत ही सॉफ्ट। आपको ये कभी नहीं बोला कि आप भी उत्तर प्रदेश से, मुजफ्फरनगर के हो, मैं भी आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, कुछ तो रहम बड़ तो हमारे पीछे कहाँ पड़े हुए हैं? देखो, क्रिमिनल है। जब क्रिमिनल की बात आती है तो उसमें ना इलाका होता है, ना एरिया होता है, ना लैंग्वेज होती है। हाँ, इंट्रोगेशन करते हुए आपको अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है कि उसको उसके दिमाग में कैसे घुसा जाए। तो उसको क्या कई बार एफिनिटी दिखानी पड़ती है, कई बार डर दिखाना पड़ता है, तो इंट्रोगेशन की नहीं, मतलब इस तरह का जो एक होता है ना, किसी तरह से एफिनिटी पैदा करो या सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करो ताकि इंट्रोगेशन आसान हो, इस तरह की कोई कोशिश? उस टाइम तो सारे के सारे जितने भी शूटर्स थे वो सब वहीं से आते थे, सब ईस्टर्न यूपी से आते थे, सब के सब। इसके भी सब चेले वहीं के थे, लोग आते थे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किलर क्या होते हैं, पैसा, इनका कोई धर्म नहीं होता, जात नहीं होता, पैसे लेते हैं, काम करते हैं, निकल जाते हैं। उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का भी वो ज़माना था। थैंक्स कि मोबाइल आ गया, और मोबाइल के कारण से लोकेशन मालूम होने शुरू हो गई, और अंडरवेंड और सर्वेलेंस आसान हो गया। लैंडलाइन से तो यही नहीं पता लगता था कि लोग PSO से जाकर फ़ोन, PCO से जाकर फ़ोन कर लेते। सर, आपके करियर में दो ऐसे मोमेंट आए जब आपने IPS ऑफिसर को ही, एक तो आपके मेरे ख्याल से सीनियर थे RD त्यागी जी, उनको, और एक और IPS, उनको अरेस्ट करने जैसी नौबत आ गई, आपने अरेस्ट किया। जरा उसके बारे में बताइए। जब आप अपने कलीग, अपने काम करने वाले, कोई सीनियर होगा, कोई बराबर का होगा, आप जानते हैं कि वो भी अच्छा काम करते हैं, उन पर यह कार्रवाई करनी होती, कितना डिफिकल्ट होता है आप जैसे ऑफिसर का इस तरह की कार्रवाई करना? देखिए, एक केस में तो सचमुच में, चूँकि मिस्टर RD त्यागी आज इस दुनिया में नहीं है जी, वो मेरे बॉस रहे हैं, मैं डायरेक्टली उनके अंडर में काम किया है, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। वो मैं यहाँ पर पुलिस कमिश्नर थाने थे, तो मैं DCP था यहाँ पर, और बहुत करीब से देखा है, बिल्कुल निर्भीक, निडर, दबंग पुलिस ऑफिसर के रूप में मैं उनको जानता था। और लेकिन जब ये मेरे सामने आया कि STF का मैं हेड कर रहा था, और
श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो ऐसा समय आया कि मैंने हैवी हार्ट से उनको बोला कि साहब यू आर अंडर अरेस्ट, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जब उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था दैट ही शुड सरेंडर बिफोर STF। अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पर उनकी वो खारिज होगी एंड ही वाज डायरेक्टेड टू सरेंडर बिफोर STF विद इन 48 आवर्स। विद इन 48 आवर्स। तो वो आने के बाद में जब वो आए तो वो सरेंडर करने के लिए आ रहे थे, तो वो हॉस्पिटल में चले गए। तो जब हॉस्पिटल में आने को उन्होंने इंटीमेट किया तो हमारी टीम गई, तो मैं मिलने के लिए गया। तब मैं सेड वी हैव अरेस्टेड यू, यू आर नाउ अंडर अरेस्ट। तो वो एक इसलिए मैं लगता था कि प्रोफेशनली भी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में भी मैंने उस आदमी को बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए देखा है। जहाँ तक दूसरे केस का सवाल है, ही वाज आउट एंड आउट क्रिमिनल। साजी मोहन हमको तो पता भी नहीं था कि तो आपने उसको थप्पड़ मार दिया? नहीं, हमको पता ही नहीं था कि वो IPS अफसर है। तो हम तो उसको मॉनिटर कर रहे थे, हमारी टीम उसका मॉनिटर करते करते जब उसका जो कोई बड़ा अथॉरिटी से बोलता है, मैंने कहा लाओ उसको पकड़ करके। जब उसको होटल में से पकड़ के लेके आए, ही डिस्क्लोज के आई एम सच एंड सच। तो एक बार तो लगा कि साला वो झूठ बोल रहा है। तो जब झूठ बोलता है तो वो तब उसने कहा कि साहब आप मुझे देख लीजिए, मैं इस बैच का हूँ और ऐसे ऐसा हूँ और मैं तो गैलेंट्री मेडल विनर हूँ, और आप अरेस्ट करेंगे तो पुलिस की कितनी बदनामी होगी। तब मुझे थोड़ा सा वो ड्रग कार्टेल चलाता था। हाँ, ड्रग कार्टेल चलाता था वो। ही वॉज जॉइंट डायरेक्टर एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो वेस्ट जोन, ही वॉज पोस्टेड इन राजस्थान। वहाँ जब वो उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वहाँ से जो सीज करता था वो सीज करके प्योर उसमें से थोड़ी निकाल कर रख लेता था, थोड़ी सीजर दिखाता था। उधर सीजर में वाहवाही लूटता था, इधर उठा करके उसने 10-12 किलो, 15 किलो, 20 किलो, पता नहीं कितनी, हमने 10-12 किलो तो रिकवर किया था उसके पास। तो आपने उसको चाटा रसीद कर दिया। अब जब वो आदमी ये क्लेम कर रहा है कि साहब IPS आपको IPS अफसर को आपकी IPS सर्विस की कितनी बदनामी होगी मुझे अरेस्ट करने के बाद में, ये भी तो सोचिए। तब मैंने उसको कहा कि जब तू ये कर रहा था, जब नहीं तुझे दिखाई दिया कि IPS तू IPS है, अरे कितनी बड़ी जिम्मेदारी तुझे दी गई है और तू इसमें लगा हुआ है। आपने एक ही झापड़ दिया था या 2-4 रसीद? नहीं, बस वो तो इन द स्पर ऑफ मोमेंट होता है। देखिए मैं आपको बताऊँ, जो आदमी आज उसको मॉरल याद आ रहा है, आज उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी याद आ रही है। बाद में तो हमने DG एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो मलिक साहब थे, वो भी आए थे, उन्होंने अलग केस दाखिल किया, अभी भी वो जेल में ही है। अच्छा, और नो रिग्रेट। अच्छा, नो रिग्रेट नहीं, हमको रिग्रेट नहीं, उसको भी रिग्रेट नहीं। बाद में तो उसके पेरेंट्स भी आते हैं, नहीं साहब उसको फंसाया गया है, ये गया है। अब जब हमारे सामने ये सब हो रहा है और फंसाया गया है, तो ये तो बात नहीं मानने जैसी। तो उस टाइम तक अब हम लगभग अंत की तरफ आ रहे हैं। आप चूंकि इतने इंटीग्रिटी वाले ऑफिसर रहे, इसीलिए कई बार आपको सवालों के दायरे से गुजरना पड़ा, आप पे भी सवाल हुआ। एक वाकया है अंबानी को लेके, उस पर आप पे जो है डाउट वाला क्वेश्चन मार्क था, कोई फाइल गुम हो गई थी, वो क्या वाकया था? फिर उन्होंने शायद आपको मिलने के लिए बुलाया, शुरू में रिलक्टेंट थे, फिर मुलाकात हुई, वो जरा स्टोरी हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। अब ये तो ऐसा है कि जब मैं जब SP था CBI में, तो उस टाइम कोई कंप्लेंट वगैरह कुछ आई होगी, तो मैं बाद में गया था, वो फाइल वाइल बन गई थी, इन्वेस्टिगेशन उसका होते होते वो हेड ऑफिस चली गई थी। उसी बीच में एक दूसरी कोई फाइल तैयार की थी SP ने, तो उसको वो जो फाइल थी वो बाद में किसी के कहने से उसने जला वला दी थी, और उसका जो दूसरी फाइल क्या वो पेपर कटिंग ही था, वो पिटीशन हाई कोर्ट में डाल दी। हाई कोर्ट ने बोला कि भाई उसका फाइल हाजिर करो। अब हमने फाइल वाइल ढूंढी, यहाँ मिली नहीं। अब वो मेरे उसमें भी जब फाइल वो आई थी तो मैंने भी उसमें इनिशियल कर दिए थे। क्लर्क ने आकर के फिर वो सारा कन्फेस किया कि साहब वो थी इस तरह की फ़ाइल, वो मैंने जला दी थी, कि मुझे बताया गया था कि इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो उसके सिलसिले में मुझे ये मेरे ऊपर ये लगा कि मैंने वो फाइल जला दी है, और मैंने वो सारा का सारा लोगों ने PIL डाल रखी थी। उस PIL में मुझे कई घसीटा गया, और लेकिन चूंकि मैंने उसका कोई केस कभी उसमें कभी ऐसा देखा भी नहीं था। वो पॉट मतलब उसमें कहानी कुछ इस तरह से, मेरी जितनी जानकारी है कि कोर्ट में पूछा गया कि क्या इसका सप्लीमेंट पार्ट 2 भी है, आपने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि
मैं वो फाइल जब वो जो पार्ट 2 सो कॉल्ड पेपर कटिंग वो आपको ऑफिस में मिल नहीं रहा था? वो मिल ही नहीं रहा था, सारा ढूंढवाएगा तो यानी अब कोई एक फाइल 4 पन्नों की अगर आगे भी गई हो तो मैंने कोर्ट को बता दिया कि इस तरह कोई फाइल नहीं मिली, और सामने वाले ने उसकी फोटोकॉपी उसकी जीरोक्स लगा करके, उसमें मेरे भी एक जगह एक सिग्नेचर है और एक ही जगह पर वो था, तो उसमें मुझे एफिडेविट दाखिल करना पड़ा। तो फिर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें केस में कुछ माना नहीं, लेकिन स्ट्रिक्चर पास किए थे मेरे बारे में भी उसमें लिखा था। तो उस टाइम ये था कि आईबी का मैं उनको अंबानी सब लोग ये हाई कोर्ट में भी कह रहे थे कि रघुवंशी ने वो फाइल गायब की है, रघुवंशी आईबी का पेरोल पर है, अमुक है तमुक है। हालांकि उसमें किसी किस्म का कोई कोर्ट को भी वो नहीं ना। मुझे भी इस बात के लिए हैरानी हुई कि मैंने इनको जानता नहीं, लेना नहीं, फाइल मैंने कभी हैंडल की नहीं, इन्वेस्टिगेशन किया नहीं, एंड आई वॉज ब्रांडेड एज दिस थिंग। खैर वो बात ख़त्म हो गई। जब मैं वापस आ गया लौट करके, तब मुझे उनके किसी कोई आदमी का फ़ोन आया कि साहब धीरूभाई अंबानी की कि हाँ कि मैं कोई मिलना चाहता है। तो मैंने कहा अब तो क्या है, मिलने आकर के तो मेरे से मिलने के लिए आया। उसने कहा कि साहब हमारे जो बड़े साहब हैं उनका ये कहना है कि इस अफसर जिसको हमने कहीं देखा नहीं, कभी मतलब भी नहीं, वो हमारे कारण से इतना वो हुआ, तो ऐसे प्रिंसिपल वाले आदमी को एक बार मिलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो आ नहीं सकते, वो चलने को उनको होता नहीं, तो क्या आपके लिए पॉसिबल होगा उनसे मिलना? मैंने कहा मैं चला जाऊँगा। मैं चला गया उनसे मिलने के लिए। तब उन्होंने बड़ी इज्जत से बहुत उनका इनफैक्ट दोनों भाइयों से भी मिलवाया, पूरा आधा घंटा 1 घंटा रहे। तो मैं इस बात को लेकर के लगा कि वो समय था इनके कारण से मैं बदनाम हुआ। हालांकि उसके 1 महीने बाद ही धीरूभाई अंबानी चले गए। बट ये बात सही है कि एक बार ऐसा हुआ था कि आई वाज ब्रांडेड एज मॉल ऑफ आई अंबानी, जिसको मैंने कभी हैंडल नहीं किया, कुछ मतलब नहीं था। बट इट्स आल्सो पार्ट। तो धीरूभाई ने जब बुलाया आपको तो ही सेड सॉरी टू यू कि मेरी वजह ही सेड कि हम लोगों के कारण से आप लोगों को आपको इतना झेलना पड़ा, विशेष रूप से आपका नाम उसमें जजमेंट में भी आया। हमारी तो कोई गलती थी ही नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी आ गया है कि वो, लेकिन आपको कितना झेलना पड़ा, इस बात का हमको बड़ा अफसोस है। तो आपको थोड़ी दिलासा मिली होगी? दिलासा मिली। उन्होंने कहा कभी हमारे लिए कभी भी कुछ होगा तो आप हमारे ऊपर कभी भी हमारे लायक कोई सेवा हो बता देना। मैंने कहा मैं पहले ही सेवा नहीं ली तो अब क्या सेवा लूँगा। तो सर दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब। पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब कि आपको कभी आईबी का मोल, कभी धीरूभाई अंबानी का एजेंट, तो कभी आपको आरएसएस का आदमी, तो कभी एंटी मुस्लिम, इस तरह की ब्रांडिंग पूरे लाइफ लॉन्ग ऐसे ही चलती रहती है। और ये बस एक आपके काम का एक हिस्सा ही इसको समझा जाए। बस मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रोफेशनल चैलेंजेस थे। अगर इस तरह के एलिगेशन भी लगे तो, लेकिन मैं मेरा कोई कुछ बिगड़ा नहीं, कोई बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि मुझे लगा कि मैं सही था। तो जब सही था तो कोई बिगाड़ भी क्या सकता है। और उस परिस्थिति से निकल कर मैं आराम से शांति से विद डिग्निटी से मैं रिटायर हो गया और आज आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी मैं गुजार रहा हूँ। वो ईश्वर का ही एक आशीर्वाद आप कह लीजिए कि इतने सब एलिगेशन चैलेंजेस के बाद में भी मेरा कुछ बिगाड़। सर लास्ट मैसेज जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए, आप नक्सल्स के खिलाफ आपने ऑपरेशंस किया, अंडरवर्ल्ड के डॉन, टेररिस्ट सबको पकड़ा, आपको कभी डर नहीं लगा? आपने काम लगातार, कुछ तो बात रही होगी जो आपके मन में फियर साइकोसिस को उसने हमेशा हटा के रखा होगा। तो ये मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है जो यंग हैं, जो आपके जैसे पुलिस ऑफिसर कभी बने या अभी नौकरी में है, उनको क्या करना चाहिए, किस साइकोलॉजी के साथ काम करना चाहिए ताकि वो आपके जैसे ऑफिसर बन पाएँ? देखिए, मैं ये नहीं मानता और नहीं कहता कि मेरा करियर बहुत कलरफुल रहा है और मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है जिसके कारण से लोग मुझे फॉलो करें या लोग मेरी बात को माने या मुझे किसी तरह। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हाँ, जो भी आप पुलिस में पर्टिकुलरली पुलिस ऑफिसर्स को, कि वो पब्लिक के साथ एम्पैथी रखें और बिना फियर एंड फेवर के काम करें। तो कई बार थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन वो जब हम खाकी पहनते हैं तो हमको ये मालूम होता है कि ये सोसाइटी के जो एब्रेटेड फॉर्म है, जो सोसाइटी में एब्रेशंस हैं, उनके साथ आपको डील करना है। तो उसमें कांटे भी आएंगे, फूल वो भी होगा। तब भी आप, अगर आपने अपनी इच्छा से खाकी पहनी है
और सोसाइटी के जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, चोर उचक्के, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, टेररिस्ट, क्रिमिनल, उन लोगों से आपका ज़्यादा पाला पड़ेगा। इसके साथ साथ जो लोग उससे अफेक्ट होते हैं, सोसाइटी के जो सेकंड पार्ट है, उनके साथ आप एम्पैथी रखेंगे और अपना काम विदाउट एनी फेवर और फियर के आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सोसाइटी के सही मायने में सर्विस होगी, क्योंकि खाकी देते हुए कोई खींच कर नहीं लाता आपको पहनने के लिए, आप अपनी मर्जी से पहनते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया और ऐसी ऐसी कहानी, उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी इंस्पायरिंग है जो कि नए जनरेशन के लोग सुनेंगे तो उनको समझेंगे कि इस तरह के मेटल वाले लोग भी होते हैं और इस तरह के लोगों की ज़रूरत इस सोसाइटी को, समाज को, हमारे देश को। थैंक यू, आप ऐसा समझते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि मैंने तो बस अपने जहाँ जहाँ रहा अपनी जिम्मेदारी पूरी की। सर कई बार ना हिरन के पास कस्तूरी होती है, हिरन को पता नहीं होता कैसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच।